ओके, ऑल राइट। मैंने जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने आप लोगों को एक डाटा सेंड किया था और मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। अब जाहिर बात है, उनसे अपोलोजाइज, जिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये मैसेज नहीं पहुंच सका। उनको तो सिर्फ ये पहुंच, क्योंकि दे वांट टू टेक अ डेमो। तो अब डेमो में सिर्फ आपको डेमो ही बताया जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी जो है आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अच्छा देखें, व्हेन वी वर्क ऑन टू द डाटा साइंस, डाटा साइंस में जो एक फील्ड इन्वॉल्व होती है वो बिग डाटा की एक टर्मिनोलॉजी है। और बिग डाटा का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ डाटा। अब डाटा कुड बी हिस्टोरिकल एंड डाटा कुड बी लाइव। लाइव डाटा किस तरह? अब दायरे बात, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पे काम करेंगे तो आप हिस्टोरिकल डाटा पे तो काम कर नहीं सकते, आपको लाइव डाटा पे काम करना पड़ेगा। तो डाटा साइंस कैन डील विद द रियल टाइम एनालिटिक्स एज वेल। उसके अलावा डाटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपके विजुलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें। डाटा साइंस इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द डाटा। यानी कि आप इमेजेस पे काम कर सकते हैं, आप वीडियो के डाटा पे काम कर सकते हैं, आप वॉइस डाटा पे काम कर सकते हैं, आप जो है टैबुलर डाटा पे काम कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड सब डाटा पे काम कर सकते हैं थ्रू डाटा। अब जाहिर बात है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे आने वाले वक्तों में, आपने देखा है कि अभी सीसीटीवी कैमरा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी नंबर प्लेट क्या है। वहां पे भी डाटा साइंस इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि डाटा साइंस में आप सब जगह पे काम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को गूगल का डाटा सेंड किया था। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, कितने हैं रजिस्टर्ड यहाँ पे मेंबर? ठीक है। और मेरे ख्याल में हमारे पास ऑनलाइन भी 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसका मतलब है वी हैव अ गुड नंबर हियर। मैंने आप लोगों को गूगल का डाटा सेंड किया है और आज हम सिनेरियो बिल्ड करेंगे और उस पर काम करेंगे। अच्छा, काम करने का तरीका क्या है? अगर आप लोगों ने एनाकोंडा प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड करी थी, देखिए हर किसी का एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल स्कूल क्यों जाते थे हम लोग, या यूनिवर्सिटीज क्यों जाते थे हम लोग? क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर आपको एक स्टडी का इन्वायरमेंट मिलता है। वाई वी आर गोइंग टू द ऑफिस? ऑफिस हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमारे पास एक काम करने का इन्वायरमेंट मौजूद है, तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जिससे हम परफॉर्म कर सकें। सिमिलरली डाटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए भी उसका एक इन्वायरमेंट होता है। डाटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए भी उसका इन्वायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आईडीई। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कंसीडर दिस क्लास, जिसको आप क्लास समझ रहे हैं, डू नॉट कंसीडर दिस क्लास एज अ क्लास, कंसीडर दिस एज योर वर्क प्लेस। क्योंकि अगर आपने कोई लिखना है तो आप मेरी बातों से लिखेंगे। आपका सुपरवाइजर आपको ऑफिस में क्या करते हैं? लिखवाते तो नहीं होंगे, नोट्स तो नहीं बनवाते होंगे। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे एंड दिस ट्रेनिंग, मैंने इसको, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल को ट्रेन करते हैं, तो ये कोई आपकी क्लासरूम नहीं है। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट योर ओन सेल्फ। आपने खुद लिखना पड़ेगा। यू कंसीडर दिस सेशन एज योर वर्क प्लेस, जहाँ पे आप ऑफिस में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो कोई भी आपका सुपरवाइजर आपको बात बताएगा, आपने अपने नोट्स खुद बनाने, ठीक है? तो आप इस चीज़ का मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा। एंड यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा। यानी कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट, जहाँ पे हम लोगों ने कार को चलाना है। अच्छा, जिन लोगों ने जो है क्या कहते हैं एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप सर अपनी, ये ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हमें, ये सॉरी, कोई लिंक नहीं मिला, कोई वीडियो वगैरह नहीं मिली रजिस्टर नहीं पार्टिसिपेंट आप को। आप डेमो ले रहे हैं क्या? नहीं सर, मैंने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हूँ, लेकिन मुझे कोई ना तो ईमेल मिली है ना इसके बारे में कोई अच्छा, पता जो नहीं। भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स है, काइंडली उस ग्रुप में जो है दोबारा से वो लिंक्स शेयर कर दें। आप में से जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है उनको एनाकोंडा का जो लिंक मिला था उसी ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दें, जहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट। जी ओके। सर। अगर आपने एनाकोंडा प्रॉपरली इंस्टॉल किया, बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है एनाकोंडा। ये एनाकोंडा आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डाटा साइंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास अभी ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके बैठे हैं, ठीक है? तो एनाकोंडा भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डाटा साइंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को दे दिया था और इसमें 2-3 मिनट की इंस्टॉलेशन है, उससे ज्यादा का काम नहीं। तो एनाकोंडा आपके पास आपके सिस्टम में आ जाता है। अगर एनाकोंडा आपके सिस्टम में आ गया और आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, एनाकोंडा इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आप डाटा साइंस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि वी आर अ प्रोफेशनल, आप में से सारे काफी को मैं देख रहा हूँ कि जो जिनका 20-20 साल का तजुर्बा भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 10 साल का तजुर्बा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2-3 साल का तजुर्बा है, बट यू ऑल आर प्रोफेशनल एक्चुअली।
और अगर आप नहीं भी होते तो उसके अलावा भी आप लोग मेरे लिए ऑनरेबल होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका काम ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज आप लोगों से काम करवाना और अजम्पशन ये है कि एनाकोंडा मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैंने आईसीएमए का एक फोल्डर बनाया हुआ है। ये फोल्डर मेरे पास आई डोंट नो कि मुझे इधर से क्या चीज़ रिसीव हो रही है कि जब मैं ये निकालता हूँ सिस्टम तो मेरा माउस सही काम करता है, अभी ये जो है जॉल्टिंग करता है बहुत ज़्यादा। एनीवे, आई होप कि मुझसे ये मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। जब भी आप काम करेंगे यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने एक डेवलप कंट्री में और एक डेवलप यूएस फर्म में काम किया है, तो मुझे पता है कि बाहर काम किस तरह हो रहा है। स्किल्स आना काफी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो आप मार्केट में क्या काम करेंगे, और लोग आपको पूछेंगे इस तरह। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई वॉज हेड ऑफ फाइनेंस इन माई कंपनी व्हेन आई वॉज इन यूएस फर्म। जब मैं डाटा साइंस के मिड में था, आई बिकेम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, जहां पे बोर्ड मीटिंग्स में मैं बैठता था और हमारी रिपोर्ट पर डिसीजन मेकिंग होती थी। यानी कि डाटा साइंस ने इतना बड़ा जम दिया था कि बोर्ड मीटिंग्स में हम बैठना शुरू हो गए थे और हर बोर्ड मीटिंग में बैठते थे। हालांकि मीटिंग में तो हमें वो बैठना चाहिए था जो फाइनेंस से रिलेट करता था, लेकिन हम डाटा साइंटिस्ट पूरी कंपनी को सर्विसेज दे रहे थे, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो। इस वजह से कह रहा हूँ कि डाटा साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अच्छा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, यू कैन गो टू द गूगल एंड सर्च, और आपके सामने सारी बात अब तो ओपन है ना सारी चीजें। कुछ लोग आगे मुझसे पूछते हैं सर डाटा साइंस की डेफिनेशन बता दें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्या हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं है कि डाटा साइंस की डेफिनेशन सर्च कर लें। या कोई आगे पूछते हैं सर आप मुझे बताएं डाटा साइंस की डिमांड क्या है। भाई मैं तो डाटा साइंस की फील्ड में हूं, मैं तो आपको बहुत तारीफें ही करके बताऊंगा ना। अगर आप चाहते हैं कि डाटा साइंस की डिमांड क्या है तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिलेगा। इस वजह से मैं अपनी बात को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको डाटा साइंस की डिमांड को समझना है तो गूगल एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मेरी बात क्या, मैं तो तारीफ ही करूंगा। कौन कहता है कि मैंने जो है सस्ती वॉच पहनी हुई है, मुझसे आके कहेंगे, मैं तो ये कहूंगा ना इसका ब्रांडेड वॉच। तो मेरी बात को नहीं मानना, आपने ये वॉच का जो है नंबर देखना है, गूगल पे टाइप करना, आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल वॉच है क्या नहीं है, इसका ब्रांड क्या है। तो मेरी बात ना सुने, गूगल पे जाके खुद सर्च करेंगे डाटा साइंस है क्या, उसकी डिमांड क्या है। व्हाट वी विल डू हियर, वी विल परफॉर्म द डाटा साइंस। अब मेरी असम्पशन ये है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर डेमो और वेदर यू आर ऑन द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है विच इज द सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बिकॉज हमें ऑर्गेनाइज काम करना है। और मैंने आपको गूगल का डाटा भी फराम किया था, गूगल का डाटा जिसमें इसका ऐप, इसका गूगल स्टोर, प्ले स्टोर डाटा। गूगल प्ले स्टोर जानते हैं आप सब, एंड्रॉयड में तो गूगल प्ले स्टोर ही होता है, और अगर आपके पास एप्पल फोन है तो उसमें एप्पल स्टोर होता है, तो जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। ये गूगल का रियल डाटा है, मैंने नहीं बनाया, और हम लोग रियल वर्ल्ड डाटा सेट पे ही काम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विद इन अ 6 मंथ हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। और अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है और सेठिया निजाम के अंदर काम कर रहा है, तो मैं आप सबसे कहूंगा क्विट योर जॉब। लेकिन उस चीज के लिए आपको हार्ड एंड सोल इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि देयर इज अ शार्प शॉर्टेज इन द मार्केट। डाटा साइंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। अभी मुझे एचबीएल के ट्रांसफॉर्मेशन के हेड मिले, उन्होंने कहा मुझे डाटा साइंटिस्ट मिल ही नहीं रहे। मैंने कहा रेज्यूमे में लिखा नहीं नजर आता आपको डाटा साइंटिस्ट? कह रहे हैं रेज्यूमे में सबने लिखा हुआ है एक्सेल पे काम करने के बाद आई एम अ डाटा साइंटिस्ट। लेकिन हम इनको क्या पता डाटा साइंस क्या होता है। तो इंशाल्लाह वी विल वर्क इन टू द इंटरनेशनल मार्केट। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ तो आप भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए कंट्रीज की बाउंड्री मैटर नहीं करती कि क्या किसका बॉर्डर है। मैं लोकली कम असाइनमेंट कर रहा हूँ और इंटरनेशनली मेरे असाइनमेंट ज्यादा है। लोकली तो मैं बिजी हूँ, लेकिन इतना बिजी नहीं हूँ लोकली जितना मैं इंटरनेशनल मार्केट में बिजी हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं देता, आप कहें ओके पूरी मार्केट आपके लिए खुली है। जब आप ये फोल्डर होगा आपके पास और एनाकोंडा आपके पास इंस्टॉल्ड होगा, तो आपने क्या करना है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ये आपके पास फोल्डर जो है वो, जब आप फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे, तो ये जो आपके पास फोल्डर का नाम आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, हाईलाइटेड। इधर आपने लिखना है सीएमडी, क्योंकि हमने काम स्टार्ट करना है। और आज ही मैंने इतनी बात करी, आइंदा आइंदा हमारी जितनी भी क्लास होगी उसमें कोई बातचीत नहीं होगी। अभी मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग खत्म हुई है,
और हम लोग इतनी बातें नहीं करते, मॉड्यूल 1 में फर्स्ट टाइम कर लेते। CMD लिखकर आपने एंटर कर देना तो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगी। इस ब्लैक स्क्रीन पे अगर आपके पास, दोबारा बोल रहा हूँ, एनाकोंडा प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है तो आपने यहाँ पे लिखना है जुपिटर, JUPYTER, और उसके बाद स्पेस देनी है और आपने लिखना है NOTBOOK, बुक, नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। इट्स नॉट योर प्लैनेट जुपिटर, उसमें आई आता है, इसमें वाई आ रहा है, ठीक है। तो स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, JUPYTER, जुपिटर स्पेस नोटबुक। अगर आप जुपिटर स्पेस नोटबुक करके एंटर करेंगे, जो कि मैंने किया हुआ भी है, इसको मैं बंद कर देता हूं, तो आपके पास थोड़ी देर बाद, लेट मी डू इट अगेन, तो कर देता हूँ। कौन है काशिफ साहब? मुझे IT के किसी बंदे से मुलाकात करवा दें, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है इसकी वजह से जो है बहुत स्लो चल रहा है। मैं जब ये कनेक्ट कर रहा हूँ ना, मेरा सिस्टम जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा, और जब मैं इसको निकालता हूँ तो मेरा सिस्टम सही काम कर रहा है। अभी मैं माउस भी मूव कर रहा हूँ तो उसमें जिटरिंग हो रही है। आई डोंट नो कि इसमें कहाँ से कुछ अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूंगा अभी, तो अभी देखें ये माउस देखें, ये थोड़ा सा हिल स्लो चल रहा है, लेकिन ये मैं निकाल दूंगा सही करेगा। इसी तरह चार्जिंग में भी ये प्रॉब्लम, आई डोंट नो इसको कोई अर्थ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसलिए किसे बीजे नहीं है मेरे, या तो वायर आप चेंज करके कुछ देखते हो जिस तरीके से। नेक्स्ट टाइम ना आप ना ये, नेक्स्ट टाइम जो है ना आप इसको कुछ ऐसा करिएगा कि ये वायर चेंज हो या कुछ हो, क्योंकि मैं काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर सिस्टम अगर आप एक दफा रिस्टार्ट कर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना इसको निकाल रहा हूँ ना, तो सही कर रहा है। ये लोड ले रही है। हाँ वही ना, ये लोड ले रही है, मैं अभी अभी निकालूंगा, ये सही काम करेगा। ये प्रॉब्लम। अच्छा फिर मैं इसको चेंज कर। अच्छा, एवरीवन प्लीज, जब मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा, जब मैंने जुपिटर नोटबुक इधर लिखा तो कुछ जाहिर बात है उसके उसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुए। देखिए दो तरीके होते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के, एक होता है आपका GUI के थ्रू। मैं कोई IT का बंदा नहीं हूँ, आप ये मत समझिएगा, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपसे इस तरह की बातें करता हूँ। मैं हूँ फाइनेंस का बंदा, लेकिन ये ट्रेनिंग सबके लिए है, क्योंकि हमने हर जगह पे अपनी सर्विसेज दी हैं, फार्मास्यूटिकल में, HR कंपनीज में। बल्कि अभी मुझसे कुछ दिनों पहले rosie.com के हेड ऑफ रिक्रूटमेंट जो थे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमें बंदे चाहिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बंदे नहीं है, तो इंशाल्लाह वो आप लोग होंगे। तो जुपिटर नोटबुक जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। ये आपके पास किसी ना किसी ब्राउजर में, चाहे आपका गूगल क्रूम हो आपका, एज हो आपका, या फायरफॉक्स हो, कहीं ना कहीं ये आपका खुल जाएगा। जिस तरह कि मेरा बाय डिफॉल्ट जो है मेरा क्रूम है, तो वो क्रूम पे खुलता है। तो आप जब जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से होम पेज खुलेगा, ठीक है। होम पेज पे अब आपने एक नई फाइल पे काम करना है। आप यही करते हैं ना, जब आप फोल्डर बनाते हैं तो नई फाइल बना के काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो जब आपने एनवायरमेंट में नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा Python 3। क्या लिखाएगा? Python 3। इस Python 3 की फाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो इन्वायरमेंट खुल जाएगा जहां पे आप लोगों ने काम करना, और जो हम लोग अभी काम करें, ठीक है। ये इन्वायरमेंट खुल गया। इस फाइल का कोई नाम नहीं है, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ। कैसे? आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो जो पार्टिसिपेंट ऑनलाइन एंड ऑन साइड हैं रजिस्टर्ड, उनको ये वीडियो भी मिल जाएगी, तो घर में रिकैप करते रहिएगा, जितनी मरतबा रिकैप करना करें आप। यहाँ पे हम लिख देंगे मिसाल के तौर पे, कोई भी नाम लिख दें आप, जैसे अपने फाइल का नाम लिखें, सेशन Module 1-1, पहला सेशन है Module 1। अब हम लोगों ने गूगल के डाटा पे काम करना है। कौन से डाटा पे काम करना है हम लोगों ने? गूगल के डाटा पे काम करना है। किस किस पे काम करना है? गूगल प्ले स्टोर के डाटा पे काम। अब गूगल का डाटा जो मेरे पास है वो फोल्डर में सेव है। देखें, आप जहां से अपने जुपिटर को लॉन्च करेंगे उसी पे आपने फाइल रखनी है, ये याद रखिएगा।
अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये बाय द टाइम आप लोगों को पता चल जाएंगे। सिर्फ आज के दिन मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, वरना आप हमारे मॉड्यूल 2 के या मेरी जहाँ पे भी ट्रेनिंग चलती है उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये आपको सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस है, उसके बाद आपने सिर्फ स्किल्स पे ही जोर देना है। इस वजह से जहां से आपने सीएमडी लिखा, यहाँ पे आपने सीएमडी लिखा था, सीएमडी लिख के आपने यहाँ पे आप सीएमडी लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास ब्लैक स्क्रीन आएगी, वहां पे आपने जुपिटर स्पेस नोटबुक लिखना है, तो आपके पास वो इन्वायरमेंट खुल जाएगा जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वहीं पे फाइल मौजूद है, कोई भी फाइल जिस फाइल पे आप लोगों ने काम करना है, यानी कि डाटा फाइल, तो ये वहीं पे होनी चाहिए जहां पे आपने जुपिटर को लॉन्च किया। नहीं, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इस पर काम करने में, और मैं चीज़ों को भी सही तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी भी जो है ना, इसकी मूवमेंट बहुत स्लो, अभी मैं इसको निकाल दूंगा तो इसकी मूवमेंट सही हो जाएगी। जब आपके पास होम पेज आ जाएगा तो आपने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करके आप नई फाइल आ जाएगी, उसका नाम आप रीनेम कर सकते हैं। इसको दोबारा भी मैं रिपीट कर दूंगा बाद में। आप अपने डेटा को अपने एनवायरनमेंट में कैसे लेकर आएंगे, उसका तरीका यह है कि हमारे पास, अच्छा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई कंप्यूटर, आप लोग कोई कंप्यूटर, हो सकता है बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस से ना हो, तो आप लोग कहें कि हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट टीचिंग यू लैंग्वेज, हम लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो सोर्स होनी चाहिए, और कंप्यूटर से जिस तरह कम्युनिकेट किया जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इतनी ईजी है जैसा आपको लगेगा आप इंग्लिश में बात कर, क्योंकि अगर मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कंप्यूटर से बात कर सकता हूं, तो आप लोग भी बात कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। डेटा को आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे लेकर आएंगे, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू आप डेटा को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं। पहले उस लाइब्रेरी को, अच्छा, आप में से कुछ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे काम होंगे जो आप समझ रहे होंगे कि ये वी कैन डू विद द सैप, वी कैन डू विद द एसपीएसएस, वी कैन डू विद द ओरेकल। लेकिन डेटा इतना डायनेमिक है कि आप हर काम नहीं कर सकते, और अगर आपने वो काम करना होगा तो फिर आप उनके डेवलपर्स को बुलाएंगे, वो आपके पास वो मॉड्यूल को जो है ऑपरेशनल करेंगे, फिर ही आप काम कर सकते हैं। वॉट यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन अ ओपन सोर्स, और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसकी कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया से हो रही है। और ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये देता हूँ कि एजीपी फार्मा में एक सॉफ्टवेयर चलता था जिसका नाम था एसपीएसएस, एंड दे वर पेइंग $7,000 अ ईयर। नाउ दे हैव रिमूव्ड द एसपीएसएस एंड दे आर वर्किंग ऑन अ ओपन सोर्स। और आपको किसी की मोहताजी करने की भी जरूरत नहीं है। ये वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आप डेटा के साथ वो काम कर सकते हैं जो आपका जो क्या कहते हैं सैप का डेवलपर नहीं कर सकता, ना ओरेकल का कर सकता है, वो सारे काम आपको कर। तो आपको अभी किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है डेटा पे काम करने के। डेटा को आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे ला सकते हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पेंडास। और इसके नाम देखें आप, पहले एनाकोंडा, स्नेक, फिर पाइथन मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ पेंडास। सारे जानवर यहाँ पे पाइथन के अंदर जमा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेंडास का मतलब है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। इस पेंडास का मतलब है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा साइंस में हम सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं करते, डेटा एनालिसिस इज वन ऑफ द सब फील्ड इन द डेटा साइंस। वी कैन डू मैनी ऑफ द टास्क विद द डेटा साइंस। लेकिन क्योंकि अभी हमारा आज पहला दिन है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा ओवरवेल्म ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हल्का स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेंडास को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास ये भी एक फैसिलिटी होती है कि हम इतने बड़े नाम का कोई निक नेम रख दें, ताकि हम बार बार पेंडास पेंडास कॉल ना करें, उसका कोई निक नेम रख दें। जो बेस्ट प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है उसको वो हम कहते हैं पीडी। क्या कहते हैं? पेंडास को हम कैसे कॉल करेंगे? एज पीडी। आप में से जो लैपटॉप नहीं लेकर आ रहा है, ये याद रखिएगा, आप में से कोई इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकेगा। माइंड माई वर्ड। अगर आप लैपटॉप अपने साथ नहीं लेकर आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि इसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहाँ पे काम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, यू आर मेकिंग योर सेल्फ, और यू आर रेडी योर सेल्फ फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। पेन, पेंसिल, कॉपी, हम तो पैसे ले लेंगे आपसे, लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं कर सकते। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ, हो सकता है कभी आपको कोई बात बुरी लगे, उसके लिए मैं एट द एंड ऑफ द सेशन सॉरी भी कर लेता हूँ। लेकिन हकीकत बताना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज आपको हकीकत नहीं बताऊंगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में बैठे। डेटा साइंस को मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऐसे ही नहीं कह दिया रातों रात कि ये मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। आज तो हो सकता है कि आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड नहीं है, तो यू कैन वर्क एज यू विश।
लेकिन जब आप अगर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट बनेंगे तो आई वॉन्ट एवरीवन टू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, ताकि आप उसमें काम कर सकें। हमारे साथ बेकर एंड टिली के पार्टनर बैठे हुए हैं, अकील तबानी साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के, वो खुद अपना लैपटॉप लेकर आते हैं। अभी इनकी मॉड्यूल 2 की क्लास में उन्होंने कहा मैं मॉड्यूल 1 में ऐसी बैठना चाहता हूँ, तो बैठ जाए। तो जब ये सर हमारे काम करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग सब करें, और मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी करेंगे। ये कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है, माइंडेड। दोबारा याद रखिएगा, आपने 6 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है और अपनी जॉब छोड़नी है। मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान आने के बाद मैंने कहीं पे भी जॉब नहीं करी, और यही एम मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी की जॉब ना करें, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, क्योंकि जॉब तो वहां की जाती है ना जहाँ पे कंपटीशन बहुत हो, तो आप अपना काम ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ग्राउंड बिल्कुल साफ है, डाटा साइंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी अगर आप ग्रैब नहीं कर सके, तो आपकी वही कॉलोनीज बनेंगी जो पहले हमारी कॉलोनीज बन चुकी हैं 3 रेवोल्यूशंस के साथ। ना हम लोगों ने स्टीम इंजन पे कुछ परफॉर्म किया, ना हम लोगों ने, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आई, एक कार हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई एक कार बता दें जो हम मैन्युफैक्चर। आईटी आया, उसमें परफॉर्म नहीं किया। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहीं पे भी जाके काम कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये नेशन जो है इस रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर ले। तो नेक्स्ट टाइम आई वांट लैपटॉप। मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं लेकर आएंगे, मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि हम स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं। लेकिन मेरा काम इतना है कि मैं आप लोगों को एक मरतबा बता दूं, वरना आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे, और डिग्रियों की क्या वैल्यू है ये आप सब जानते हैं। डिग्री की वैल्यू पता है ना आप लोगों को क्या है? डिग्री की वैल्यू ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती है हमारे। तो ये डिग्री की वैल्यू। अभी कल कल डॉन न्यूज में ये आया था, और मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था। उन्होंने कहा था विद द डिग्री यू कैन नॉट, यू नो, यू कैन नॉट लैंड टू द जॉब। आप जॉब ले ही नहीं सकते, ये जमाना चेंज हो गया। एनीवे, आप इंपोर्ट पैंडास करवाएंगे, एसपीडी, अगर आप ना भी करवाएं, इसको कोई निक नेम ना भी देना चाहें तो इट्स ओके। हमारे डाटा का हमारा डाटा किस चीज का डाटा है? गूगल प्ले स्टोर का डाटा है। आने वाले वक्तों में हम तमाम जो क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड डाटा सेट है, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। डाटा को अपनी मेमोरी में लाने के लिए आपके पास 2 किस्म की मेमोरी होती है, याद रखें। एक तो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, जो आपकी एक मेमोरी है जिसमें आपका तमाम डाटा सेव है। जो अभी काम हो रहा है वो आपकी रैम पर काम हो रहा है। रैम का मतलब है एक टेम्पोररी मेमोरी जो होती है, ठीक है। अगर आप डाटा को उस मेमोरी के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो आप एक कोई भी नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मेरे डाटा का नाम है, मेरे डाटा का नाम ही गूगल है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गूगल के नाम से एक, इसको कहते हैं वेरिएबल बनाना। वेरिएबल का मतलब एक, हम अपने डाटा की आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, कल को हम डाटा को कॉल करेंगे तो क्या नाम दें। तो डाटा को किसी ना किसी नाम के साथ स्टोर करवाने पे आपको डाटा को नाम देना पड़ता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि आप कोई भी नाम लिख लें, फॉर योर चॉइस। पर एक बात, 3 बातों का ख्याल रखिएगा। अब जो लिख रहा है वो लिख रहा है, जो नहीं लिख रहा वो वीडियो से देख लें, और जो नहीं लिखना चाहता वो अपनी मर्जी है। क्योंकि अगर हम अपना और अपनी फैमिली का स्टेटस चेंज नहीं करना चाहते, अगर हम खुद नहीं करना चाहते, तो नो वन कैन बॉदर टू चेंज योर स्टेटस एंड योर फैमिली स्टेटस। ये याद रखिएगा, नो वन कैन बॉदर, अगर हम अपना स्टेटस चेंज नहीं करना चाहते। आई नो दोज पीपल हु आर हैविंग एक्सपीरियंस, और बड़े बड़े उनके पास टाइटल लगे हुए हैं, वो आज बेरोजगार हैं। नोकिया कहाँ है? नोकिया, वेयर इज द नोकिया? मार्केट लीडर हुआ करता था, ट्रांसफॉर्म नहीं किया ना, तो वो मार्केट से बाहर हो गया। तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना। गूगल, आपने आपने कोई भी नाम देना है, नाम देते वक्त 3 चीजों का ख्याल रखना है आपने। पहली चीज, जो लीगैलिटी की बात बता रहा, अल्फाबेट दे सकते हैं कोई भी, देखिए ना गूगल में सारे अल्फाबेट मौजूद हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल बनाते वक्त, वेरिएबल का मतलब है आप डाटा जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसको मैं वेरिएबल कह रहा हूं। वेरिएबल बनाते वक्त आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और नंबर यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4। बस एक बात, इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते। अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड नंबर, ये 3 चीजें आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल, यानी कि डाटा को स्टोर करते वक्त जहां पे आपने स्टोर करना है उसका कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना। आपके एनआईसी में कोई ना कोई तो नंबर है आपका, लेकिन एनआईसी का फिर फॉर्मेट भी है, ऐसा ही है ना। आप एनआईसी का नंबर ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर 15 नंबर का फॉर्मेट है तो आप 14 नंबर लिख दें, कुछ ना कुछ उनके रूल्स होते हैं। तो इधर भी कहीं पे भी डाटा स्टोर करवाने का रूल ये है कि आप डाटा को स्टोर करवा सकते हैं ऐसे वेरिएबल के साथ जिसमें अल्फाबेट आ रहा है, जिसमें अंडरस्कोर आ रहा है, और जिसमें नंबर आ सकता है। बस नंबर के लिए ख्याल रखिएगा कि नंबर शुरू में ना आए। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकता, ऑल्दो कि मैंने अभी कहा कि नंबर आ सकता है, लेकिन मैं 1 पहले नहीं लिख सकता। यस, 1 मैं फिर कहीं बीच में कहीं पे भी लिख दूं, बीच में लिख दूं, एंड में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली उसके अलावा कोई चांस नहीं है
आप अगर आपने हैश डाल दिया, ऐसे ऐसे आप नहीं बना सकते। अगर आपने डॉलर का साइन डाल दिया, ऐसे भी आप किसी भी डाटा सेट को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दोबारा अगेन बता रहा हूँ, अल्फाबेट आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है और नंबर आ सकता है, बट नंबर कैन नॉट बिकम एट द स्टार्ट। नंबर पे बीच में और कहीं पे भी आ सकता है। अब अगर आप अपने इन्वायरमेंट में, जी सर, कोई एक भी आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, और ईदर तीनों भी यूज कर सकते हैं, या ईदर ऑफ अल्फाबेट। अच्छा, नंबर आप अकेले यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मैंने बताया ना, नंबर अगर आपने अकेले यूज किया तो इसका मतलब वो शुरू में यूज कर रहे हैं, तो नंबर कैन नॉट बिकम इन स्टार्ट। केस सेंसिटिव मैटर नहीं करता। वेरिएबल बनाते वक्त जहां पे आप डाटा स्टोर कर रहे हैं वो उसमें केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करता। अब डाटा को आप, क्योंकि आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है, उसका नाम है google.csv के नाम से, google.csv के नाम से फाइल है। अब याद रखिएगा, डाटा सिर्फ CSV की फॉर्मेट में नहीं होता, इट कुड बी इन इमेज फॉर्मेट। इमेज में भी तो डाटा होता है। ये आप लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं कि आजकल तो बड़ा एक चल रहा है कि आप तस्वीर डाल रहे हैं, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने तस्वीर डाली, पिक्चर डाली जिसमें मैं था, तो मेरे पास रिकमेंडेशन आ गए, टैग योरसेल्फ, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इमेजेस पे भी तो काम करना आना चाहिए। अभी हम लोगों ने लंग्स एंड हार्ट डिजीज पे काम किया था और उनके एक्सरे पे काम किया था। एक्सरे क्या है? एक्सरे क्या है? इमेज है। उसमें हम लोगों ने ये अच्छा, हमारी एक्यूरेसी ह्यूमन एक्यूरेसी से ज्यादा थी, क्योंकि ह्यूमन को तो एक्सरे देखने में लाइट्स वाइट फला 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 चीजें चाहिए होंगी। हो सकता है किसी किसी डॉक्टर की आईसाइट वीक हो तो उसको ग्लासेस भी चाहिए, एंड सो ऑन। अगर कैंसर में हम, सॉरी, लंग्स में अगर थोड़ा सा भी कैंसर का इंटीमेशन आ जाता है ना, तो वो हमारा सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर देता है कि कैंसर है, इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो कहीं कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन बेंचमार्क को भी ब्रेक कर दिया, ये याद रखेगा। लेकिन जाहिर बात है, हमारे पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, हम लोग मल्टीपल टास्क पे काम कर सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगल टास्क है, मिसाल के तौर पे लंग्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सिंगल सिंगल टास्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार का मॉड्यूल है वो लंग्स पे भी अप्लाई हो रहा हो, और लंग्स का जो है वो जो है आपकी नंबर प्लेट डिटेक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं। अभी सिंगल सिंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगल सिंगल टास्क कर सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें हर टास्क के लिए एक अलग अलग मॉड्यूल या अलग अलग एजेंट्स कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल एजेंट बनाना। डेटा को अपनी इन्वायरमेंट में लाने के लिए पीडी क्या था? पैंडास। अब मैं पैंडास लिखता कितना कितना देखें, भी हमारे लिए सिंगल सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जाया कर रहा हूं आप लोगों के साथ बातें कर करके, बट इट्स इंपॉर्टेंट। आप पैंडास लिखते, पैंडास की जगह मैं क्या लिखूंगा? पीडी। और पीडी के अंदर, यानी कि पैंडास के अंदर एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रीड का। रीड, और क्योंकि हमारी फाइल सीएसवी की है, तो सीएसवी फाइल, कल को हमें पीडीएफ रीड करनी होगी तो मैं पीडीएफ भी रीड करना सिखाऊंगा। अगर हमें इमेजेस रीड करनी होगी तो वो भी रीड करना सिखाऊंगा। अगर हम, आप लोगों ने ये देखा है कि जब वीडियो चल रही होती है तो उसके नीचे अब सबटाइटल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गए हैं। देखा है आपने? कभी कभी गलती भी हो जाती है, वो बोल कुछ रहा होता है और नीचे इंग्लिश कुछ अजीब सी आ रही होती है जिसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा होता। अच्छा, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो गूगल पे अगर मैं थोड़ा सा वर्ड लिखता तो वो आगे मुझे रेकमेंड भी कर रहा होता है, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, ऑल इन्वॉल्व द डाटा साइंस। और मैंने आपको एक बात बताया, जब आप डाटा साइंस कर लेंगे तो आप अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी पूरी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, जो कि मैंने कहा कि करना ही नहीं है, हमें तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करना है। मैंने तो कह दिया कि जॉब छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो स्टेटस है कि मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता। ये स्टेटस आपको एक लेवल के बाद आएगा, और मैं आपको एक अपने ट्रेनी से मुलाकात करवा सकता हूँ, शायद मिले भी हों। वो अभी क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं, ही इज अर्निंग मोर देन 300,000। बच्चा है, बच्चा वो, अभी वो कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं हो सही तरीके से, डिग्री भी नहीं आई है। और वो, उनको मैंने अभी कहा है कि आप इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे तो आइंदा मैं मेरे साथ रखूंगा नहीं, तो मजबूरन मैंने उनको भेजा, और वो मुझे हर 2 हफ्ते बाद कॉल करके कहते हैं सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। इधर हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, वो कहते हैं मैं जॉब छोड़। इसके लिए आपको अपने आप को काबिल भी बनाना पड़ेगा, जब आपको लगे कि जॉब्स आपके पास आ रही हैं और आप जॉब के मोहताज नहीं। हमारी फाइल का नाम क्या था? किसी को पता है फाइल का नाम क्या था? हाँ, पूरा नाम बताया ना, किसने बताया है? google.csv। जी, आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, google.csv। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो उसको क्या पता चलेगा कौन सी फाइल है? पीडीएफ फाइल है। इमेज में क्या आ रहा होता है? जेपैक, पीएनजी, इस तरह करके आ रहा होता है। एक्सेल फाइल में क्या आ रहा होता है? एक्सएलएस। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी फाइल।
तो ये डाटा अब आपके इन्वायरमेंट में आ गया, नाउ यू कैन प्ले विद दैट डाटा। ये गूगल का अपना डाटा है, ये मेरा ड्राफ्टेड डाटा नहीं। और हम लोगों ने डाटा साइंस पे काम करना है, तो अच्छा मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है इसमें जी, CSV फाइल कैसा है ये मेरे पास, वो मैं आपको बता दूंगा। एक जगह होती है जो कि हमारे जहाँ पे केगल एक वेबसाइट है, अभी तो यहाँ से लिया है मैंने, इट्स अ होम फॉर द डाटा साइंस। जो भी नई चेंजेस आ रही होती है ना, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं डाटा साइंस रिसर्चर हूँ, अगर मुझे देखना है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो दिस इज देखें लिखा हुआ भी होगा, इधर लिखा हुआ है होम फॉर डाटा साइंस। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर रखूंगा तो शायद पॉपअप भी देखें, लिखा हुआ भी है, इट्स अ होम फॉर द डाटा साइंस। अब इसके आप कंपटीशन में जाएं, आपने डाटा साइंस को अगर बहुत हल्का ले लिया तो मैं बता दूं, डाटा साइंस में $1 लाख का प्रोजेक्ट है ये, अभी 9 दिन पहले आया है। काबिल तो बने आप लोग। आप लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, ये 1-1 लाख के प्रोजेक्ट में $30,000 का काम है ये देखें आप, $15,000 का काम है, $10,000 का काम है। क्या लिखा हुआ है, चाय हिंदी और तमिल क्वेश्चनिंग आंसरिंग, एक मॉडल बना के देना है आपने उनको, $10,000 आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, स्किल्स, तो दुनिया आपके पीछे आएगी। और जब आपके पास स्किल्स, यानी कि वीआईपी कौन होता है, वीआईपी कौन होता है, कोई बताएगा वीआईपी कौन होता है? वीआईपी कौन होता है, एब्रीविएशन मत बता दीजिएगा प्लीज। वीआईपी होते कौन है? वीआईपी वो होते हैं जो आम आवाम से अलग होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ, जैसा मिनिस्टर्स, उनके साथ वीआईपी सिक्योरिटीज क्यों होती हैं? क्योंकि वो आम आवाम नहीं होती। और अगर आपको भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम करना है तो आपको आम आवाम नहीं बल्कि स्पेशल खास आवाम बनना पड़ेगा। तो पैसा तो बहुत है मार्केट में। मैकेंजी ने कहा है, मैकेंजी ग्लोबल की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, वो कह रहे हैं कि बाय 2030 $13 ट्रिलियन इंजेक्ट होंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में। ये भी हम दे दें फिर इंडिया को, ये भी हम दे दें फिर बांग्लादेश को, ये भी हम दे दें सिंगापुर को, और दे दें फिर बैठे रहे हम लोग। तो ये है सारी चीज। अच्छा ये डाटा अब आपके पास आ गया, डाटा के अंदर कितनी रॉज एंड कितने कॉलम है, ये बहुत आसान तरीका है। आपका डाटा किस चीज में सेव हो चुका है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है अभी? गूगल। अब हम गूगल गूगल कह के ही पुकारेंगे ना, आप अगर आप कोई जी नाम रख देते, जी भी काफी था। गूगल के अंदर हमारे पास एक सर मेथड होता है। जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, जी सॉरी बोलिए। आपको डिस्टर्ब किया। सर जो हम आपने यूज की है पैंडास लाइब्रेरी, हम यहाँ पे पैंडा ही क्यों यूज करें, क्या इसकी जगह कोई और लाइब्रेरी भी यूज, लाइक क्या डिफरेंस है सर? देखें, कुछ चीजें होती हैं जो स्पेशलाइज होती हैं किसी ना किसी काम करने की, तो हम यहाँ पे स्पेशलाइज लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं ताकि हमारा काम करना आसान हो। इसके अलावा एक और भी लाइब्रेरी होती है CSV, उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके आपको सर। ना वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह पता चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमने जो डाटा फ्रेम सेव किया है, देखें जो लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बातें ना करें, वरना आप अपना फ्यूचर खो देंगे। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग अपना फ्यूचर खो देंगे। और वैसे भी फ्यूचर क्या है हमें पता है। कोरोना कोविड में पहले तो जॉब्स खत्म हुई, और जिनकी जॉब खत्म नहीं हुई उनको कहा गया कि हम 50% सैलरी देंगे, और कहीं पे ले ऑफ कर दिया गया। तो वी नो द सिचुएशन, और सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकता है या कर सकेगा जिसकी डिमांड होगी। जिसकी डिमांड नहीं होगी, मैं अभी सैप के कंसल्टेंट से मिला था, सैप के कंसल्टेंट से मैंने कहा यार आप लोगों ने बड़े डाटा साइंटिस्ट हायर कर लिए हैं, मार्केट में आप क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं हम अपना तो वही जो सैप के मॉड्यूल्स हैं वो दे रहे हैं। मैं कहा ये इससे आप कर क्या रहे हैं, आपको पता है? कह रहे हैं आप क्या बता रहे हैं सर, हमें पता है, हम लोग कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कलर। मैंने कहा यार क्या बात कर दी आपने, आपके जो यूजर हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं। कहने लगा वो क्वालिफाइड होंगे, हम कलर पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया ये कर लेना तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। उनको पता ही नहीं है कि होता क्या काम है। कह रहे हैं कि हम ये काम अगर इंटर के बच्चे से भी करवाएं ना तो वो भी कर लेगा। तो कह रहे हैं तो फिर क्या क्या समझे आप? अगर मैं कह रहा हूँ कि इंटर का बच्चा भी काम कर लेगा तो फिर क्या मैंने कोई गलत बात? सेप के कंसल्टेंट बोल रहे हैं मेरे सामने खड़े होके। मैंने कहा भाई अपनी प्रोडक्ट के साथ ये मत लिख देना कलर कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। ये सब
गूगल जो हम लोगों ने डाटा सेव करवाया, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं शेप। ये हमें पूरे के पूरे डाटा का शेप बता देता है। मुझे पहले बताएं सीएसवी का वैसे कितनी डायमेंशन होती है? सीएसवी के अंदर अगर डाटा स्टोर हो तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 2 होती है ना। रॉज एंड कॉलम को 2 डायमेंशन ही कहेंगे ना, 2D डाटा होता है। तो ये भी आपको बताएगा कि कितनी रॉज थी और कितने कॉलम्स है। ये देखिए कितनी रॉज है हमारे पास, पहले रॉज बताता है और कॉमा के बाद कॉलम बताता है। टोटल डाटा में कितनी रॉज है? 10,841 रॉज है हमारे पास डाटा में। 10,841 रॉज है। और कितने कॉलम्स है हमारे पास डाटा में? 13। तो टोटल डाटा पॉइंट्स कितने होंगे हमारे पास? डाटा पॉइंट में सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन कितने होंगे? 10841 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई पाइथन में हम मल्टीप्लाई स्टेरिक के साइन से निकाल। मैंने आपसे कहा ना मैं पाइथन नहीं सिखा रहा। पाइथन तो हम लोग काम करते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो अगर कोई आप में से पाइथन सीखना है तो वो गलत जगह पे आया है। पाइथन तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये समझ आती रहेंगी, खुद ब खुद लर्निंग होती रहेगी। मैं क्यों पाइथन पे, मैं आप लोगों का सवाल लेता हूँ, मैं मुकम्मल हूँ। मुझे पता है कि आपने जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया वो मेरे माइंड में आ चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब तक मैं आपका आंसर नहीं दूँ मुझे जाने मत दीजिएगा रूम से, ठीक है? और थर्ड मल्टीप्लाई को हम स्टैटिक से शो करते हैं। मुश्किल चीज तो नहीं है ना पाइथन? हाँ बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। मैंने तो पहले भी पूछा था आप लोगों से, ठीक है? विजिबल है? अच्छा, टेक्निकली डाटा साइंटिस्ट की 2 तरीके से डेथ हो जाती है। एक जब जब हम शर्माना शुरू करेंगे उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। और जिस दिन हम लोगों ने ये कर लिया कि वी नो ऑल द डाटा साइंस, उस दिन भी हमारी डेथ हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमें सारी चीजें पता है, हम सीखेंगे थोड़ी। तो आप लोगों ने शर्माना नहीं है सवाल करते वक्त। हाँ ये है कि मैं आपको रोक दूं तो वो मैं किसी वजह से रोका। तो हमारे पास टोटल इतने डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? 0.14 मिलियन तकरीबन। कितने हैं? 0.14 मिलियन हमारे पास डाटा मौजूद है। जी आप कोई सवाल कर रहे थे लेफ्ट साइड से? जी जी जी, मैं फोल्डर दिखा देता हूँ। फोल्डर दिखा देता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये यूज करते हुए। नेक्स्ट टाइम मैं आते ही पहले ये सेटिंग करवाऊंगा। देखें, देखें ये मौजूद है इधर google.csv के नाम से। नजर आ रही है आपको फाइल? आपने इंस्टॉल किया हुआ उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। आप रजिस्टर्ड हैं पार्टिसिपेंट। अगर आपने मेरे तरीके से इंस्टॉल किया तो एक नया फोल्डर बनाएं, उसमें ये फाइल रख दें बस। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जाके CMD लिखना है तो एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। उस ब्लैक स्क्रीन में आपने लिखना है जुपिटर स्पेस नोटबुक। तो ये फाइल खुद ब खुद एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि आपने जुपिटर को लॉन्च ही उसी फोल्डर से किया जिस फोल्डर पे फाइल थी, ठीक है? वरना मैं अभी आपको कुछ लोग बता दूंगा जो आपको क्लास के बाद भी हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ से अभी NAD जाना है। जी सर। हाँ सॉरी सर, आपका भी सवाल था। मैं आपको बता देता हूँ। जी आप क्या करें, शेप लिखा था। जी मैंने रन किया। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक और चीज बताना शुरू भूल गया। अगर आपको किसी भी सेल को रन करना है तो यहाँ पे रन का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं शिफ्ट एंड टैब यूज कर रहा हूं। मैं क्या यूज कर रहा हूं? शिफ्ट एंड टैब। ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप हेल्प में जाएं, आपको इस कीबोर्ड के शॉर्टकट नजर आ जाएंगे। ये इस कीबोर्ड के शॉर्टकट आप जाके आराम से घर पे देखिएगा। बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सेल रन करने का तरीका क्या है? सेल रन करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो सेल रन हो जाएगा, या आप शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे जब भी सेल रन हो जाएगा, ठीक है? सर आप फोल्डर किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं और उसी फोल्डर में आप फाइल रखें। जो मैं फाइल आपको सेंड करूंगा या मैं आपको बताऊंगा कि वहां से डाउनलोड कर लें, ताकि आप जहां से जुपिटर लॉन्च करेंगे, जुपिटर लॉन्च करने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है? कहाँ है मुजम्मिल? कहाँ है आप मुजम्मिल के साथ बैठे, पीछे चले जाइए। मुजम्मिल आपको समझाते भी रहेंगे। ये बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़े, यानी कि जहां मैं जाता हूँ ये वहां आ जाते हैं। इनको पकड़ लें आप। सर जी बोलिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि आपने अगर हमें किसी भी डाटा सेट के रोज और कॉलम्स जानने होंगे तो हम हमेशा वेरिएबल्स डॉट शेप ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेरिएबल जिस तरह आपने गूगल का वेरिएबल लिया और उसको जोर डॉट से शेप बोले किया आप। हाँ, है सर, जिस तरह गूगल एक आपने वेरिएबल ले लिया उसके अंदर डाटा सेट है तो उसको आपने डॉट शेप लिखा, तो हमेशा ऐसे ही हम किसी भी डाटा सेट के बिल्कुल ऐसे रोज ही और काम करें। कॉलम्स। देखिए ये तो आपकी रूटीन बन जाएगी ना। आज तो फर्स्ट डे है तो आपको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये आने वाले वक्तों में आपकी रूटीन बन जाएगी। बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि हर किस्म के डाटा पे काम कैसे करना है। ये आपका। अब आप लोग इंशाल्लाह, हमारी कब मुलाकात है? वेनेसडे को। वेनेसडे को भी हम एक नई फाइल पे काम करेंगे, उसमें भी यही तरीका होगा। तो इस तरीके से आप यूज टू हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो कहने का मतलब ओके। ये है कि जब आप ज्यादा काम करते रहेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। वॉट आई एम टेलिंग टू यू कि जो पॉइंट मैं करवा रहा हूं उसको आप फिलहाल समझें। फ्यूचर की बात कि सर फ्यूचर में हम काम करेंगे तो कैसे होगा, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा ये सोचना शुरू कर दिया कि इमेज के डाटा पे हम कैसे काम करेंगे, वीडियो के डाटा पे कैसे काम करेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये बातें नहीं पता। जी कोई सवाल पूछ रहा था? एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट ऑनलाइन। जी जी। यही तो स्मार्ट है। ये सिर्फ इसको पता है कि जो पहली रो है वो हेडर है। अगर किसी डाटा में हेडर ना हो और सिर्फ डाटा ही मौजूद हो, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आने वाले वक्तों में बताऊंगा, क्योंकि आप ज्यादा ना सोचें। अभी सोचें ये जो हम कर रहे हैं, लेकिन आपका सवाल अभी रेलिवेंट था तो मैंने जवाब दे दिया। अगर फ्यूचर में कोई केस आ रहा है तो उसके बारे में अभी ना सोचें। वी कैन डील विद ऑल द डाटा। यार डाटा साइंस कोई छोटी चीज नहीं है जी। ऑनलाइन कोई पूछ रहे थे कुछ? सर इसमें एक मुझे गाइडेंस चाहिए कि सर मैंने ऑनलाइन ये जब डाउनलोड करके इंस्टॉल किया एनाकोंडा, तो सर जी मुझे सर। उसका फोल्डर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा जुपिटर का कि किस जगह पर जाके मैंने गूगल डॉट सी एस डी की फाइल सेव करनी है। अच्छा। अच्छा देखिए, हमारे ग्रुप में क्या कहते हैं, जो अगर आप रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के ग्रुप है उसमें एक सलमान साहब है। आप सलमान साहब अभी मैसेज कर दें ग्रुप पे। आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको इंस्टॉलेशन करवा के देंगे कि किस तरीके से होती है। और अगर सलमान साहब ने नहीं किया था, आपने मुझे रिपोर्ट करना। ठीक है। तो ये जो आपके इंस्टॉलेशन का मसला है ना, मैं अभी तो नहीं देख सकता, लेकिन आपका ये काम हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखने के हम कर क्या रहे हैं, ताकि इंस्टॉलेशन के मामले में हम बाद में बात करें। अच्छा, हमारे पास टोटल कोई 1,40,933 जो है वो डाटा पॉइंट्स है। मैंने आपको गूगल का शेप चेक करना सिखा दिया। अब जाहिर बात है इसमें कोई 10,841 रॉज हैं। इतनी रॉज को कौन देखेगा? तो हमारे पास जहां पे हमने डाटा सेव किया, इसके अंदर एक और मेथड होता है कि आप कुछ चंद चंद रॉज देख के भी डाटा को अंडरस्टैंड कर लें। मिसाल के तौर पे एक मेथड होता है हेड का। ये बाय डिफॉल्ट आपको शुरू की 5 रॉज दिखाएगा। 5 रॉज विद ऑल द कॉलम्स। डॉट हेड बाय डिफॉल्ट कितने दिखाता है आपको रॉज? 5। ये देखें, ये आपको शुरू के 5 रॉज दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रीन का साइज बढ़ाया हुआ है। ये देखें, ये पहली रो है जिसका नाम पाइथन कहता है 0। पहली रो को पाइथन क्या कहता है? 0। तो पांचवी रो को पाइथन क्या कहेगा? 4 कहेगा। तो इससे हमें यह भी पता चला कि पाइथन इज अ जीरो इंडेक्स लैंग्वेज। पाइथन इज अ क्या अब आप लोगों को पाइथन सीखने की जरूरत है? डाटा साइंस पढ़ते रहेंगे, पाइथन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पता नहीं आप में से कौन 3-3 महीने का पाइथन का कोर्स करता है। पाइथन इज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज भाई। अगर आप लकी वन चले जाएं तो सारी शॉप्स में जाएंगे आप लोग? जाएंगे? अगर आप मेल हैं तो किड्स के आइटम्स में जाएंगे, फीमेल्स में भी चले जाएंगे, आप सारी जगह चले। और अच्छा चले मेल हैं तो आप खरीदने गए अपने ड्रेस, तो क्या आप अपने शूज भी देखने जाएंगे? तो पाइथन इज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज। पाइथन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये ऐसा ही है कि आप पूरे मॉल की सब शॉप्स को घूम के आ रहे हैं और अपना टारगेट ही पूरा करके नहीं है। तो पाइथन वाइथन लर्न करने की जरूरत नहीं है। कल डाटा साइंस हो सकता है किसी और लैंग्वेज में हो। तो आप में से जो लैंग्वेज यूज करते हैं उनकी मिसाल ऐसा ही है कि इंग्लिश सीख लेना आपको कोई जॉब नहीं देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप जर्मन सीख लें, जर्मन सीखने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी आप चाइनीज सीख लें, जब भी जॉब नहीं मिलेगी आप। हाँ, आप उस जबान से कोई फायदा उठा सकें फिर तो आपके बात है। ये हमारे पास थोड़ा सा, मैं इसको कम कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे ये फिक्स नहीं आ रहा और मैंने स्क्रीन का साइज बढ़ाया हुआ था। ये बाय डिफॉल्ट आपको डॉट हेड जो है वो शुरू की कितनी रॉज डिस्प्ले करता है? 5। कैसे पता चल रहा है? देखें, पहली रॉ का नाम वो कह रहा है 0, दूसरी रॉ को कह रहा है 1, तो पांचवी रॉ को क्या कहेगा?
तो ये देखें नीचे जाके, ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डॉट हैट में बस 5 ही रो आ सकती है, इसका ये मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से 10-15 रो भी देख सकते हैं। आप इसको बता दें भाई 5 रो नहीं चाहिए मुझे, मुझे 10 रो चाहिए। तो 10 रो में आखिरी आखिरी जो रो है उसका नंबर क्या होगा? तो इधर आपने बताना भी पड़ेगा कि भाई आप मुझे 10 रो देंगे। डेटा साइंस में अगर आप डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, यू कैन नॉट परफॉर्म योर वर्क। डेटा साइंस में अगर आपको डाटा का ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे? हवा में तीर चलाएंगे। दूसरी चीज, एक तो डाटा की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर आप अगर लंग्स पे काम कर रहे थे या हार्ट डिजीज पे काम कर रहे थे, आप काम कैसे कर रहे थे? आप तो, आपकी तो क्वालिफिकेशन फाइनेंस की है, आप काम कैसे कर रहे थे? आपको डाटा की समझ किस तरह आई? आप बताएं, अगर मैं मेडिकल डॉक्टर के साथ उनके किसी डाटा पे काम कर रहा हूँ तो मैं डाटा की अंडरस्टैंडिंग कैसे लूंगा? डाटा साइंस के लिए काम करने के लिए डाटा साइंस की स्किल्स और डोमेन नॉलेज वो ऐसी होती है ना, तो जब आप डाटा साइंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी स्ट्रांग होगी तो आप डाटा साइंस परफॉर्म कर। स्किल्स और डोमेन नॉलेज ना हो जब भी आप डाटा साइंस परफॉर्म नहीं कर सकते। डोमेन नॉलेज हो, डाटा साइंस की स्किल्स ना हो, जब भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ये परफॉर्म जब होगी जब डाटा साइंस की स्किल्स है और डोमेन नॉलेज। इसी वजह से अब मुझे बताएं कि डाटा साइंस के लिए अगर मैं किसी मेडिकल डॉक्टर की किसी डाटा पे काम कर रहा हूँ, मेडिकल के डॉक्टर, मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, हाउ कैन आई गेट द डोमेन नॉलेज? बताएं ना। डोमेन एक्सपर्ट तो होगा ना वो डॉक्टर। मैं उनसे कहूंगा ना सर आपने मुझसे काम करवाना है तो आप थोड़े थोड़े 2-3 दिन मेरे साथ बैठें, 2-3 दिन मेरे साथ बैठें और डाटा को अंडरस्टैंड करें। कहूंगा नहीं कहूंगा? तो डोमेन एक्सपर्टीज आपको नहीं आती कभी भी, आपको डोमेन एक्सपर्ट को अपने साथ बिठाना। हाँ, फाइनेंस का डाटा पे काम करूंगा तो दिस इज माय बेबी, वो तो मुझे पता है कि कैसे काम करना है। लेकिन जाहिर बात है आप लोग तो अगर काम करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा आएगा, या तो आप गूगल पे सर्च करेंगे उनकी टर्मिनोलॉजी। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आपने कहा हाँ यार ये तो जो है इंजीनियरिंग का डाटा और इससे मेरा क्या ताल्लुक है, बस शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। डोमेन नॉलेज लानी पड़ेगी। 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी खुद रिसर्च करें या आप डोमेन एक्सपर्ट को अपने साथ बिठाएं, डाटा को अंडरस्टैंड करें। डाटा साइंस में साइंस क्या है? डाटा साइंस में साइंस क्या है? साइंस क्या है? आप सब डाटा साइंस पढ़ने तो आ गए लेकिन डाटा साइंस का पता नहीं है आप लोगों को। साइंस इज रेफर टू द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस का मतलब यह है कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। डाटा पे आप रिसर्च करेंगे नहीं, उस पे उसको समझेंगे नहीं, तो आपसे डाटा साइंस नहीं होने। और मैंने आपको एक बात बता दी, आप किसी भी डोमेन से आ जाएं, अगर आप डाटा साइंस को बाय चॉइस, आज तो बाय चॉइस है, अगर आज आप बाय चॉइस नहीं लर्न करेंगे डाटा साइंस बाय चॉइस, आज तो मौका है, ऑप्शन है ना, करें ना करें। आज आज आपके पास चॉइस है, कल चॉइस नहीं होगी, कल बाय फोर्स आपको डाटा साइंस करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, लैपटॉप तो आए नहीं थे, तो मेरे फादर कहते थे ये कंप्यूटर क्यों खरीदो, ये तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। आज वो बात गलत साबित हो गई, हर कोई यूज कर रहा है लैपटॉप को। हर किसी से पूछा जाता है कि कंप्यूटर स्किल्स हैं कि नहीं है। आपसे ये लाजमी पूछा जाएगा रेज्यूमे के ऊपर कि डाटा साइंस है नहीं, और अगर आपने रेज्यूमे में नहीं लिखा डाटा साइंस स्किल नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई कॉल भी आने वाला। और वैसे भी मैकेंजी ने साफ साफ कह दिया है बाय 2030 500 से लेके 800 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। और वो जो जिसकी इंस्टीट्यूट का नाम बता रहा हूँ वो कोई छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, यूएस का वेल नोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट। उनकी रिपोर्ट में है कि अगर आपने डाटा की अंडरस्टैंडिंग, डाटा की लिटरेसी नहीं ली तो बाय 2030 आने में टाइम भी नहीं लगेगा, 500 से लेके 800 तक जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने खुशखबरी भी दी है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, जहन्नुम का जिक्र करते हैं तो उसके बाद जन्नत का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने भी ये बताया है कि 550 से लेके 890 मिलियन तक जॉब भी क्रिएट होंगी। अब आप लोग सोच लें कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो ये डॉट हेड हमें क्या करता है, शुरू के 10 रॉस का बता देता है विद ऑल द कॉलम्स। हमारे पास 13 कॉलम्स है, 13 कॉलम्स का जिक्र है। डाटा की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये गूगल प्ले स्टोर का डाटा है। इसमें जो है पहला जो कॉलम है वो ऐप को कर रहा है। आप लोगों के पास कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है? कॉमन का नाम मैं ले लेता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और कुछ गेम्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये एप्स के नाम, पहला कॉलम एप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैटेगरी, फेसबुक कौन सी ऐप है? सोशल नेटवर्किंग की ऐप है।
इसी तरीके से ये भी बता रहा है कि आर्ट्स एंड डिजाइन। मैंने आपसे दोबारा कहा, किसी भी डाटा पे काम करने के लिए डाटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज नहीं होगी, आप डाटा साइंस की जितनी भी स्किल्स लेकर आ जाए उस पर काम ही नहीं करते। रेटिंग्स क्या होती हैं? स्टार्स दिए हुए होते नहीं दिए होते आप लोगों एक कस्टमर ने? फीडबैक वो दिया। रिव्यूज क्या होते हैं? जो आपने अपने कमेंट्स वगैरह दिए होते हैं वो हैं। डाटा का साइज 19 MB की होती है, कहीं पे किलोबाइट्स की भी हो सकती है। इंस्टॉलेशन 10,000 प्लस। इसकी टाइप क्या है? फ्री। फ्री का क्या मतलब है? इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे इसको आपने कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे टाइप फ्री दी है तो प्राइस भी क्या होगी? कंटेंट रेटिंग का क्या मतलब है कि इसको कौन से लोग, टीनेजर यूज कर सकते हैं, 12 प्लस यूज कर सकते हैं, 15 प्लस यूज कर सकते हैं, 18। इसकी क्या कंटेंट रेटिंग है? एवरी कोई भी यूज कर सकता है, एज मैटर नहीं करती। और इसके जो जोनरास हैं, वैसे उसको हम जेनरल पढ़ रहे होते हैं, इसका स्पेनिश वर्ड जोनरास। अगर आप जेनरल भी पढ़े तो आई डोंट माइंड। इट्स आर्ट्स एंड डिजाइन। इसका लास्ट अपडेट कब हुआ था? करंट वर्जन क्या है इसका? और ये कौन से एंड्रॉइड फोन पे चल सकती है? एंड्रॉइड का वर्जन भी बताया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसको इंस्टॉल करें तो आपके पास एंड्रॉइड वर्जन जो है 4.0.3 होना चाहिए या उससे ज्यादा। ये डाटा है। नाउ आई एम बिल्डिंग अ सिनेरियो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, तो टास्क वास्क नहीं चलेंगे कि मैं आपको गाड़ी में बिठा के कह दूं ये स्टीयरिंग है, गाड़ी में बिठा के कह दूं मैं ये ब्रेक्स हैं, ये गियर्स हैं। अगर इतना ही गाड़ी में बैठने के बाद सब चीजें हो जाती, तो बाइक्स में जो हमारे साथ फीमेल बैठी होती हैं वो आज बाइक चलाना शुरू कर देती। चला सकती हैं हमारी फीमेल बाइक, अनलेस अनटिल वो खुद राइड ना करें। हालांकि पता सब है उनको कि गेयर कैसे लग रहा है, क्लच। हमारी पैसेंजर, अच्छा बाइक तो चले, एक वो आ गया कि एक पोजीशन जो है इन तमाम चीजों की, जो आपके जो क्लच है या आपका जो क्या कहते हैं ब्रेक्स हैं, ये सारी इनकी पोजीशन आगे होती है। कार की एग्जांपल लें, पैसेंजर सीट बिल्कुल बराबर में है, और हमारे बच्चे या हमारी फीमेल साथ पैसेंजर सीट पे बैठ के आते हैं, उनको सब पता है कि स्टीयरिंग मूव कैसे हो रहा है, चला लेंगे रोड पे गाड़ी। तो भाई ये बातें बताने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। और बुक पढ़ना, घर में पढ़ें बुक। अब आप कहेंगे सर बुक नहीं पढ़ाते, जो पढ़ना है घर में पढ़ें, यहाँ पे बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे सिर्फ काम करवाया जाएगा। अच्छा, अब मैं सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ। Assume that we are working in a Google company as a data scientist. अजम्पशन ये है कि हम गूगल, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप लोग गूगल के लिए काम करेंगे, मेरी दुआ है आप गूगल के लिए, IBM के लिए, अलीबाबा के लिए, टेरा डाटा के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। फेसबुक के लिए, फेसबुक के डाटा साइंटिस्ट की बहुत बड़ी लिस्ट है, स्पेस एक्शन। अब मैं सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ, इसी सिनेरियो पे काम करना है। एज्यूम दैट वी आर वर्किंग इन अ गूगल कंपनी एज अ डाटा साइंटिस्ट। हमारे पास सेल्स मैनेजर आती है। देखें, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में फर्क क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, जिसमें आपके पास ऑर्डर आपके बॉसेस, आपके इमीडिएट बॉसेस की तरफ आ रहे हैं। लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि कोई भी आके आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसा कि प्रोजेक्ट्स में होता है। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, एक टीम होती है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होती है और मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह डाटा साइंटिस्ट की भी जॉब ऐसे ही होती है, कोई भी आके रिक्वेस्ट कर देता है। वैसे तो आने वाले वक्तों में हर डिपार्टमेंट का अपना डाटा साइंटिस्ट होगा, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हुए। लेकिन आप लोगों को ग्लोबल कंसल्टेंसी के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? हम लोग एक कंपनी भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस में आ जाए। उसका नाम हमने रखा है ग्लोबल डाटा साइंस एंड AI कंसल्टिंग कंपनी, जो कि हम कराची से इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, अल्लाह ताला ने अगर हमें तौफीक दी और तमाम हमारे टारगेट पूरे हो गए। और उसका नाम भी हमने ये रखा है कि ग्लोबल डाटा साइंस एंड AI कंसल्टिंग। तो वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी, वो कॉर्पोरेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, डिपार्टमेंट्स में जाके डाटा साइंस को बिल्ड भी करेगी और काम करेगी। और उनमें से अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं किसी बाहर से लोगों को इनवाइट करूं, मैं अपने ट्रेनीज को लेकर, ठीक है? कोशिश ये होगी। और ट्रेनीज भी वो जो स्किलफुल होगा। सिर्फ मेरे ट्रेनीज बनने से आप हमारी कंपनी में आ नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको वो पोटेंशियल भी शो करना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, वी आर वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट इन गूगल। और गूगल में एक प्रोडक्ट मैनेजर वो होता है हु और ही और शी इज मैनेजिंग द सेल्स एंड द कस्टमर्स। वो हमसे आगे कहते हैं या कहती हैं कि वी डोंट हैव अ बजट फॉर द एडवर्टीजमेंट। हमारे पास एडवर्टीजमेंट का बजट तो नहीं। एडवर्टीजमेंट हम क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव अवर सेल्स।
वी डोंट हैव अ बजट फॉर, देखें अब मैं सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी तो आप डाटा साइंस अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डाटा की मौजूदगी होना काफी नहीं है। डाटा इज अ डेड पीस। डाटा क्या है आपके लिए? एक डेड पीस है। उस डेड पीस में से इंफॉर्मेशन निकालना ये कमाल है, और ये सिर्फ डाटा साइंटिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई ये कहता है कि मैं एक्सेल के थ्रू कर सकता हूँ, वो मुझसे ना आके क्लास के बाद 5 से 10 मिनट का थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट करे, ताकि मैं उनसे भी बात करूँ, या कोई भी और है, मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने हमें आइडिया दिया कि लेट्स फाइंड आउट द अंडर वैल्यूड एप्स। एप्स का डाटा है ना, किसका डाटा है? एप्स का। अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होगा? देखें, मैंने आपसे कहा डोमेन नॉलेज बहुत जरूरी है। अंडर वैल्यूड का क्या मतलब हो सकता है आपकी नजर में? जो सर कम अंडर चल रही वैल्यू, होंगी, वैल्यू उनकी डाउनलोड्स कम होंगे, हाँ, इंस्टॉल्स कम होंगे। उनकी उनकी अंडर वैल्यूड ऐप उसे कहा जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी कम्युनिटी जिसके उनके प्राइस कैन बी इंक्रीज विदाउट डिस्टर्बिंग द कस्टमर डिमांड। प्राइस इंक्रीज हो जाए और कस्टमर बॉदर भी ना हो। मिसाल के तौर पे एप्पल है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है एप्पल। अब उन्होंने एक मोबाइल लॉन्च किया, उन्होंने कहा ये प्राइस होनी चाहिए, उसके बाद उसी प्रोडक्ट की वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, और उनकी कस्टमर डिमांड भी चेंज नहीं होती, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वर्थ इतनी होनी थी। कस्टमर माइंड नहीं करेगा। तो अंडर वैल्यूड एप्स उसे कहा जाता है, या अंडर वैल्यूड आइटम उसे कहा जाता है जिसकी हम वी कैन इंक्रीज द प्राइस विदाउट डिस्टर्बिंग अ कस्टमर डिमांड। अब हमसे वो कहते, देखें हमारे पास तो बजट नहीं है ऐड का कि जिससे हम अपनी सेल्स इंप्रूव करें, तो हम अपना सेल्स इंप्रूव होगी तो रेवेन्यू इंप्रूव होगा। एम आई राइट? अब हम अपने रेवेन्यू को कैसे इंप्रूव करें? दिस इज द टॉपिक ऑफ द बिजनेस एनालिसिस। आज जो हम टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो बिजनेस एनालिसिस का टॉपिक। आई डोंट नो कि मैंने इधर लिखा है कि नहीं लिखा, चले एनीवे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैंने वो एप्स आइडेंटिफाई कर ली जो अंडर वैल्यू है, तो मैं उसकी क्या करूंगा? रेकमेंड करूंगा कि इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। करूंगा नहीं करूंगा? प्राइस अगर मैंने वो आइडेंटिफाई कर ली कि उनकी प्राइस बढ़नी चाहिए, तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है उसको डिमांड तो कम नहीं हो रही ना। हमने तो, यही तो डाटा साइंटिस्ट का काम है कि डाटा साइंटिस्ट को कैसे एफिशिएंसी लेकर आनी चाहिए। अभी मैंने आपको डिलॉयट की एग्जांपल दी है, डिलॉयट की रिपोर्ट बताइए कि डिलॉयट क्या कह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने वो अंडर वैल्यू एप्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट मैनेजर को बताना है, देन ही और शी विल सेट द प्राइस। और क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस साल का बजट खत्म हो गया, तो हम इस तरीके से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज अवर गोल। इस गोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, ये जो कॉलम्स होते हैं इनको हम स्टैटिस्टिकली वेरिएबल कहते हैं। एक तो वेरिएबल वो था जो मैंने कहा था वो आप बनाएं, वो वेरिएबल था डाटा स्टोर करने के लिए। जब हम स्टैटिस्टिकली बात करते हैं तो हम कॉलम्स को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? देखिए ये रिव्यू का कॉलम है, इसमें पहली वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? 159। दूसरी वैल्यू क्या है? 967। तीसरी वैल्यू क्या है? इट इज वेरिंग और नॉट, वेरी कर रही है कि नहीं कर रही? दैट्स वाई इस कॉलम को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है जहां पे वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, इन तमाम कॉलम्स में से, यानी कि इन तमाम वेरिएबल्स में से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है? देख के बताएं, एक एक करके गुजरते हैं। ऐप कैटेगरी पहले देख लें, फिर आप लोगों ने बताना है। रेटिंग, रिव्यूज, साइज, इंस्टॉलेशन, टाइप, प्राइस, कंटेंट रेटिंग, जॉनरास, लास्ट अपडेट, करंट वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन। जी 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 सर। रेटिंग एंड प्राइस। Installation can be. प्राइस इज द कोर वेरिएबल, क्योंकि हमें अंडर वैल्यूड एप्स को चेक करना है। मैंने आपको कहा ना, जितना आप टारगेटेड होंगे उतना आप समझ सकेंगे। वरना तो अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, अगर आप कुरान को पढ़ें तो फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने से भी लोग गुमराह हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरे अल्फाज नहीं है। कुरान पढ़ने से कुछ लोग हिदायत पा जाते हैं और कुछ लोग गुमराह। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप जाके चेक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुरान को विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया ना। शान नजूल होता है, हर आयत का एक शान नजूल है कि वो क्यों नाजिल हुई। जब भी तो हम लोग पढ़ गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कुरान किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ था। हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उतार लेते हैं कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल। तो अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ, हालांकि कौन कह सकता है कि कुरान पढ़ के कोई गुमराह होगा? कोई कह सकता है?
लेकिन अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमा रहे हैं कि कुछ लोग कुरान पढ़ के राह रास्ते आ जाएंगे सिरात मुस्तकीम पे, और कुछ लोग गुमराह हो जाएंगे। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आप जब एक आयत पढ़ें तो उसका शान नज़ूल जरूर पढ़ लें कि ये मैंने क्यों नाजिल करी है, इसके बैकग्राउंड क्या था। तो आप भी जब आप काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ये नहीं कि आंखें बंद करके आप समंदर में कूद के आपने फिश पकड़नी है, आप वहां से जो है पहुंच उस जगह पे गए जहाँ पे स्टोन्स हैं, आपका तो ताल्लुक ही नहीं है। वी आर अ फिशरमैन, हम स्टोन के साथ क्या मामला कर रहे हैं, तो हमें पता। तो प्राइस इज द कॉलम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ऐप जो है वो क्या है, अंडर वैल्यूड। यहां तक बात समझ आ रही है आप लोगों को? आए जरा प्राइस के कॉलम को जरा अच्छी तरीके से देख लेते। अगर मुझे सिर्फ प्राइस के कॉलम को देखना है, क्योंकि मुझे अब प्राइस के कॉलम में अंडरस्टैंडिंग करनी है। आई हैव 31 चैट्स और मैं किसी भी चैट्स का आंसर नहीं दे सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको कोई सवाल हो तो मुझसे वॉइस पे पूछें, ठीक है? वॉइस पे पूछें। जी सर। सर ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश ओके मैं ऐसा करूंगा, मैं रिपीट कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि माइक में आवाज़ आए नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से जाती है। तो मैं एक काम करूंगा कि आपका क्वेश्चन इनको रिपीट कर दूंगा और इनके क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूंगा। ओके एवरीवन, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल उसका नाम क्या है? प्राइस। किसी भी वेरिएबल को आपने अलग से देखना हो तो वही जिस जगह पे हमने पूरे डाटा को कहां पे सेव करवाया है? गूगल पे। आप गूगल लिखें और आप एक ब्रैकेट बनाएं, और इस ब्रैकेट में आप, कॉलम का नाम क्या था? प्राइस था, बट केस सेंसिटिव होता है ये चीज, तो प्राइस की स्पेलिंग कैसे थी? आर यू श्योर? ये केस सेंसिटिव होता है। पी इज कैपिटल, प्राइस इज विथ कैपिटल पी, ठीक है? तो आपने प्राइस को इन्वर्टेड कॉमास में देना, जैसा आपने सीएसवी की फाइल को किस तरह लिखा था? इन्वर्टेड कॉमास में google.csv। इस वजह से आपने इसको भी जो है कैपिटल। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा? ये एरर देगा, और एरर क्या देगा? की एरर। क्या एरर देगा? ये देखें, मैं इसको रन करता हूं। रन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। रन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या तो आप रन का ऑप्शन क्लिक करें, ये वाला ऑप्शन। लेकिन मैं क्या यूज कर रहा होता हूँ? शिफ्ट एंटर। तो देखना ये मुझे एरर देगा, की एरर। डेटा साइंटिस्ट बनते वक्त आप बहुत सारे एरर से गुजरेंगे, और उस एरर को आपने रिजॉल्व कर दिया तो यही आपकी कामयाबी है। अगर बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता तो है ना, ऐसा बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो बगैर गिरे गिरे उसने चलना सीख गया। तो इसका मतलब यह है कि आपको हर फेज से गुजरना पड़ेगा। तो की एरर का क्या मतलब है? ऐसा कोई आपके पास वेरिएबल इस नाम का अवेलेबल नहीं। दिस इज कॉल्ड की एरर। क्या, कौन सा एरर को भी समझना जरूरी है। ये एरर मैं आपके सामने छोड़ के जाऊं ताकि आप लोग समझें। मैं आप लोगों को ये फाइल सेंड कर दूंगा रजिस्टर्ड ग्रुप में, जो भी है आप हमारा वीडियो भी आपको शेयर हो जाएगी, और डाटा सेट अगर किसी को नहीं मिला वो डाटा सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। और हाँ, आइंदा हमारी हर ट्रेनिंग में जो है वो डाटा सेट पे ही काम होगा, रियल वर्ल्ड। आज हमारी स्पीड स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आउटलाइन तो देखी है ना। देखिए आप लोगों ने हमारी आउटलाइन, किस किसने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? अगर आप देखें तो हम लोगों ने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। ये भी प्रोजेक्ट ही है ना, जगह मैंने सुना है। तो हम लोग काम ही प्रोजेक्ट्स पे करेंगे ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकें। तो 57 प्रोजेक्ट्स हैं। कितने प्रोजेक्ट? और हमारे पास 3 मॉड्यूल का टाइम कितना है? 90 आवर्स। तो इसको करने के लिए हमारे को स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी, इस स्पीड से काम नहीं हो सकता। तो मुझे अपने डाटा पे इसको फिक्स करना पड़ेगा। आप देखें मेरे पास ये डाटा आ जाएगा, ये देखिएगा मेरे पास ये डाटा आ गया। इसमें आपको ज्यादातर प्राइस क्या नजर आ रही है? इसका मतलब क्या हमारे पास सारी की सारी प्राइस जीरो ही है? नहीं, हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है कि मैं इसमें ये देख सकूंगा कितनी प्राइस ऐसी हैं। अच्छा ये देखें हो क्या रहा है, इसने शुरू के 5 डाटा दिखाया, देखें 0 से 4 तक का डाटा दिखाया, ये देखें। फिर आपके पास इलिप्सेस आ रहे हैं, और फिर लास्ट 5 का डाटा दिखा रहा है। ये डाटा तो हम हेड करके भी देख सकते हैं, ये देखें। अगर मैं इसके साथ हेड लिखूं तो मुझे शुरू के 5 का डाटा दिखाएगा। आखिर के 5 को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। आखिर के 5 को क्या बोलते हैं? अगर आप इसी के साथ डॉट टेल लगा देना तो ये बाय डिफॉल्ट आखिर के 5 का डाटा दिखाएगा। एक होता है हेड, एक होता है टेल। कौन कहता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं। दोबारा बोलिए सर।
वो उस वक्त 10 दिखा रहा था, वो हेड का मतलब है टॉप 5, टॉप 5। और उसके बाद हमने अगर वो 10 लिख दिया, 10 कर दिया था तो हमें 10 रोज दिखता है। हाँ हेड में अगर हमने 10 लिखा तो हमें शुरू की 10 रोज दिखाएगा, और अगर हम टेल लिखेंगे और टेल में कोई भी नंबर देंगे तो वो आखिरी की 10, 15, 20 जितनी भी दिखाएगा। अब ये देखिए, मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे आखिरी की कितनी रोज दिखाएगा, आखिर की 5 रोज। तो हमारा आखिरी इंडेक्स का नंबर, हमारे पास टोटल रोज कितनी थी, 10841। तो क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो आखिरी का नंबर क्या होगा, 40 होगा। तो ये हमारी आखिरी, अगर मैं टेल करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे 5 आखिर की 5 वैल्यू दिखाएगा, और अगर इधर मैं 10 कर दूं तो मुझे आखिर की 10 दिखाएगा। मैं आपके सामने 15 कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास तो सारा डाटा ही 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो कि फ्री हैं, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो कि फ्री हैं। हमारे पास एक, अब दायरे बात है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, एग्जाम्पल देना। मैं एकेडमी का बंदा नहीं हूं तो मैं आपकी ये बातें भी नहीं समझ सकता, मैं तो इंडस्ट्री का बंदा हूं तो ये समझ जो नहीं आता। कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, जो कंटिन्यूसली उसमें यूजर्स बढ़ रहे हैं, इंस्टॉल हो रहा है। जिसकी एग्जाम्पल भी दे देना, किसकी। देखें ये बॉटल्स मेरे पास डिस्क्रीट हैं, एक बॉटल दूसरी बॉटल, एक और दूसरी के बीच में कोई हमारे पास हाफ इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं बनते। तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दीज आर द डिस्क्रीट डाटा। बट व्हाट अबाउट द एज, एज जो होती है हमारी उम्र, दिस इज द कंटिन्यूअस डाटा। एज कुड बी 1.01, एक दिन का, एक साल, एक दिन का बच्चा, एक साल, एक सेकेंड, कितनी हम रेंजेस बना सकते हैं। तो कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, जिसके अंदर इनफाइन, दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाए, यानी कि 1 साल और 2 साल की उम्र में कोई वैल्यू आ सकती है या बेशुमार वैल्यूज आ सकती हैं, आप क्या कहते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूअस डाटा। और डिस्क्रीट डाटा ये होता है कि दो वैल्यूज के बीच में कोई और वैल्यू ना आ सके। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर 3 स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन 3 के बीच में मैं और स्टूडेंट को काउंट कर पाऊँ 3.25 स्टूडेंट, कैसा रहेगा, 3.3 स्टूडेंट कह सकता हूँ, 3.3 स्टूडेंट या 3.03 स्टूडेंट कभी भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ मैं एज के नहीं कह सकता हूँ, एज का मैं कह सकता हूँ 1.001 एज, ये कह सकता हूँ मैं। तो कंटिन्यूअस डाटा और डिस्क्रीट डाटा में ये फर्क होता है। मुझे बताएं प्राइस की नेचर क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, प्राइस की जो नेचर है वो कंटिन्यूअस है। अच्छा देखें, कंटिन्यूअस डाटा से ऑपरेट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कंटिन्यूअस डाटा पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हम लोग ये सोच रहे होंगे कि डाटा साइंस की तो बहुत शार्ट शॉर्टेज है और हमें मार्केट में तो हाथों हाथ जॉब मिल जाएगी। आपको एग्जाम्पल दूं, आप में से आईसीएमए के कौन स्टूडेंट मेंबर है, और आईबीए से कोई नहीं। देखें डाटा साइंस की मिसाल ना आईसीएमए और आईकैप की तरह। कैसे, आईसीएमए और आईकैप, मैं खुद मेंबर हूं, मुझे तकलीफों का अंदाजा है कि आईसीएमए वालों की क्या तकलीफें होती हैं, और आईकैप के भी हमारे पास मेंबर मौजूद हैं तो मैं उनको भी जान सकता हूँ। अब तो खैर मैं बड़ा डायनेमिकली काम करता हूँ तो मुझे आप किसी भी शोबे से पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैं बैठता उठता हूँ कि मुझे सब पता है कि कौन कैसा। आईसीएमए और आईकैप में और आईबीए में पता है फर्क क्या है। आईसीएमए और आईकैप में दाखिला लेना बहुत आसान है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप में से सब आईसीएमए पाकिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आईसीएमए और आईकैप को क्वालिफाई करना ना, खून के आंसू निकल जाते हैं, इतना मुश्किल है। मेरा एक पेपर था, उसका नाम था परफॉर्मेंस अप्रेजल, 5 अटेम्प्ट्स में मैंने क्वालिफाई किया उस पेपर। लेकिन मेरा जो टोटल टेन्योर है वो बहुत कम है, 4.5 साल में मैंने आईसीएमए क्वालिफाई कर लिया। मैंने 2007 जुलाई की मेरी रजिस्ट्रेशन थी, 2011 में मैं क्वालिफाई हो गया था। उस लिहाज से तो मैं लकी हूँ, लेकिन 1-2 पेपर से मुझे बहुत तंग किया। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक क्वालिफाई नहीं हो, अभी तक क्वालिफाई नहीं। डाटा साइंस भी ऐसे ही है। मैं सिर्फ आपको डाटा साइंस को सिंक करना, डाटा साइंस में आना आसान है लेकिन डाटा साइंस को करना इतना आसान नहीं। तो आप सब आ तो गए, आप सबको अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, मैंने कहा ना, या तो आप उन 500 से 800 मिलियन के अंदर आएंगे जिनकी जॉब डिस्प्लेस हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, या आप उन लोगों में आएंगे जो 500 से 890 मिलियन तक होंगे जिनको हर कोई पूछ रहा हो, हर कोई पूछ। एक मतलब आपने स्किल पैदा करें, आप कुछ पूछे थे सर।
जी सर। जी मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, और हर चीज का एक सिंटेक्स होता है। हम लोग तो उर्दू वैसे ही सीख गए ना, हमने तो उर्दू को इज्जत ही नहीं दी, लेकिन कभी इंग्लिश बोलते वक्त देखें क्या करते हैं। मैंने अक्सर नोट किया एक बात, क्योंकि मैं खुद यूएस फर्म में था। अच्छा, उर्दू मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, कोई वो गलती कर रहा है ना मैं फील कर रहा हूँ। हम लोग भी उर्दू में गलतियां करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी नोट कीजिएगा, उर्दू बोलते वक्त हमारी टंग स्लिप हो जाती है तो आगे पीछे अल्फाज हो जाते हैं, यानी कि कुछ अल्फाज तो ऐसे होते हैं जो निकल निकल भी नहीं रहते। हालांकि इंग्लिश में अगर हम लोग एक मरतबा गलती करते हैं तो उसके बाद तो 10 मरतबा हम लोग सोचेंगे कि अगला बंदे ने क्या बोला। वी हैव ऑल द राइट टू मेक अ मिस्टेक इन इंग्लिश, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ही सब कुछ आता है ना। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब हम किसी कॉलम को, खास तौर पे किसी कॉलम को निकाल रहे होते हैं, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही निकाल सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हमें हर मरतबा स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना पड़ेगा। ये जो आपको आगे एक डॉट के बाद चीज नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं मेथड, यानी कि ये जो आपने ये कॉलम निकाला है, इसको टेक्निकली हम कहते हैं सीरीज। 2 डायमेंशन के डाटा को, 2D का डाटा जिसमें रॉज एंड कॉलम हो, उसको हम पेंडास की जबान में कहते हैं डाटा फ्रेम। लिख लें आप लोग। और अगर हम सिंगल कॉलम निकालें तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, और अगर मैं सिंगल रॉ निकालूं उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन को हम पेंडास में कहते हैं डाटा फ्रेम, और 1 डायमेंशन चाहे वो सिंगल रॉ हो या सिंगल कॉलम हो, उसको हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं हम उसको, सीरीज। सीरीज के अंदर, अच्छा ये बताएं, ये क्योंकि मैंने एक कॉलम निकाला है तो ये डाटा फ्रेम है या सीरीज है? ये सीरीज है। ये मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूं, अभी बता दूं कैसे। सीरीज का एक मेथड होता है हेड एंड टेल, इसी तरह डाटा फ्रेम का भी मेथड होता है हेड एंड टेल। कुछ मेथड्स डाटा फ्रेम एंड सीरीज के कॉमन है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। तो ये हमने सीरीज पे अप्लाई किया एक मेथड जिसका नाम है टेल, और टेल में बाय डिफॉल्ट आखिर की 5 वैल्यूज आती हैं, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डाटा फ्रेम है? हमारा डाटा फ्रेम किसके अंदर सेफ है? गूगल के अंदर। क्यों कह रहा हूं डाटा फ्रेम सेव है? क्योंकि वो 2 डायमेंशन का डाटा सेव है ना। हमारे पास एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट पाइथन में टाइप के नाम से। किसके नाम से? मुश्किल तो नहीं है ना प्रोग्रामिंग? कौन कहता था कि ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? मैंने आज तक पाइथन को कभी प्रोग्रामिंग नहीं समझ। मैंने सिर्फ इसको एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज समझा है कि मैं कंप्यूटर से बात करूं। और हमारा डाटा फ्रेम किसके अंदर सेव है? जिसको मैं कह रहा हूं डाटा फ्रेम है, वो किसके अंदर सेव है? गूगल के नाम के साथ। इसको अगर आप प्रिंट करें तो ये भी बताता है कि ये एक सीरीज, ये एक डाटा फ्रेम है। देखें, बता रहा है। याद रखिएगा, हर डाटा की कोई ना कोई टाइप होगी। जिस तरह हर इंसान का नाम होता है ना, हर डाटा की, अभी आप इमेजेस के साथ काम करेंगे, वीडियोस, ऑडियोस, पता नहीं किस किस के साथ काम करें, हर डाटा की कोई ना कोई टाइप होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाटा की टाइप ना हो। अगर आपको डाटा की टाइप समझ ना आ रही हो तो ये टाइप का फंक्शन है, इसके अंदर जो भी, जहां पे भी आपने डाटा सेव किया वहां उसको आप इसके अंदर रखें, बता दें। अब मुझे बताएं कि इसको, ये जो आप देख रहे थे गूगल, और गूगल के अंदर आप ट्रायल देख रहे थे, इसको आप, हमने क्या बोल, ये कितनी डायमेंशन है इसकी? 1 डायमेंशन को पैंडास क्या कहता है? सीरीज। इसको भी अगर मैं टाइप फंक्शन के अंदर रख दूं तो ये आपको बताएगा कि ये एक सीरीज है। तो इसका मतलब ये पता चला कि 2 डायमेंशन को हम डाटा फ्रेम कहते हैं और 1 डायमेंशन को हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता चली। अब क्योंकि प्राइस के कॉलम में कंटिन्यूअस डाटा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कंटिन्यूअस डाटा, बट वी कैन वर्क इट। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि हम किसी आसान तरीके से काम कर जाएं, तो मुझे बताएं, ये जो आप प्राइस देख रहे हैं 0 या 0 के अलावा, इसको कहीं डाटा में हमारे पास, मैं डाटा को दोबारा से आपके सामने प्रिंट कर देता हूं डॉट हेड करके, इसको कहीं और, इसको हम किसी और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो फ्री है, कौन सी पेड है। क्योंकि 0 का मतलब, कोई और ऐसा कॉलम है जो हमें ये बता सके कि हाँ यार ये 0 का मतलब फ्री है, और टाइप का कॉलम क्या बता रहा है कि फ्री या पेड है? अच्छा, इसमें कितनी वैल्यूज होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट पूरे डाटा में? 2 ही होनी चाहिए ना। कितनी होनी चाहिए? फ्री एंड पेड, फ्री एंड पेड। लेकिन प्राइस के कॉलम में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? नो आइडिया। तो कौन सा कॉलम इस्तेमाल करने के लिए आसान है? अगर मैं टाइप कॉलम से सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लूं कि कौन कौन सी पेड एप्स हैं, तो मैं अपने डाटा को फिल्टर आउट कर सकता हूं ना। 10,000 के डाटा पे क्यों काम करूं?
जब मेरा 10,000 के डाटा पे पर्पस ही नहीं बनता काम करने का, तो मैं क्यों काम करूं? तो मुझे तो सिर्फ पेड ऐप पे काम करना है। आए जरा टाइप के कॉलम को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें उस कॉलम पे काम करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन टाइप के कॉलम पे हमें काम करना आसान लग रहा है। आए जरा देखते हैं टाइप के कॉलम में क्या क्या चीज। टाइप के कॉलम को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? आप, मैं समझता हूँ आप लोग बड़े होते जा रहे हैं, डेटा साइंस के हिसाब से बात कर। टाइप के कॉलम को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? बस स्क्वायर ब्रैकेट पूरा बताए ना यार आप लोग। गूगल स्क्वायर गूगल ब्रैकेट। देखें, यही हमारा पर्पस है कि आपको इस काबिल कर दें कि आप मार्केट में खुद काम करें। अगर मैं ये आपको बोल बोल के बता दूं ना, आपको समझ भी नहीं आता। टाइप की स्पेलिंग कैसे थी? टी बड़ा। हाँ, ये सुनना चाहता हूँ, टी कैपिटल वाई पी, ऐसे ही है। ये देखें, इसमें मेरे पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बीच में अभी भी इलिप्सिस आ रहे हैं। इलिप्सिस का मतलब है बीच में डाटा है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। ये इसकी एक बहुत अच्छी खूबी है कि पूरे के पूरे डाटा को डिस्प्ले नहीं करता, बट वी कैन डू इट। किस तरीके से? मैं यहाँ पे डॉट हेड करके शुरू के 50 आपको दिखा सकता हूँ, या 49 वॉट। देखिए बहुत ज्यादा जगह पे फ्री है और कहीं पे पेड भी लिखा हुआ है। कहाँ पे आया था? शुरू में तो नहीं आ रहा पेड, शुरू में पेड नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पेड है क्या। अब देखें, यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 50 डॉलर भी प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब है ज्यादातर हमारे पास एप्स क्या हैं? फ्री हैं। और आपने भी देखा है जब एंड्रॉइड से आप डाटा गूगल प्ले स्टोर से डाटा डाउनलोड करते थे, आपको ज्यादातर फ्री एप्स ही नजर आते। इसका मतलब है पेड एप्स बहुत कम होंगी और उन्हीं ऐप से हमें अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे टाइप पे जाऊंगा। पूरे डाटा में कितनी वैल्यूज थी अभी आप लोगों ने बोला था? इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली? कितनी यूनिक वैल्यूज हैं? यूनिक वैल्यूज का क्या मतलब होता है? अगर 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 एक जगह पे लिखा हो 375 और फिर लिखा हो 375, तो हाउ मेनी यूनिक वैल्यूज आ गए? कितनी वैल्यूज हैं? देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 375 375 375। हाउ मेनी यूनिक वैल्यूज? 3। और वो कौन कौन सी हैं? 375। तो क्योंकि मैं पूरे डाटा को देख नहीं पा रहा, तो हमारे पास सीरीज का एक मेथड होता है यूनिक। सीरीज का एक मेथड होता है यूनिक। यूनिक क्या बता देगा इसमें कितनी यूनिक वैल्यू, कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन देख लेते हैं कितनी यूनिक वैल्यू है। पूरे डाटा में 4 यूनिक वैल्यू। पूरे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी? 10,841। उसमें जो यूनिक वैल्यूज हैं वो 3 है, फ्री, पेड, ये पता नहीं क्या भला है, देखते हैं इसको। और ये क्या चीज है, ये देखते। ठीक है, फ्री और पेड तो हमें समझ आ रहा है, बाकी 2 चीजें हमें समझ नहीं आ रही। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाटा साइंस, ये डाटा साइंस ना बहुत हल्की है, जो अभी आपके पसीने छुटवा रही है। ये बहुत हल्की है डाटा साइंस। ऐसे ही थोड़ी मार्केट में लिखा हुआ है कि ऑन एवरेज डाटा साइंटिस्ट इज अर्निंग $160,000 a ईयर। ऑन एवरेज इसका मतलब ये कि उससे ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं और उससे कम भी कर रहे हैं। देखें, जब आप मुश्किलात से गुजरेंगे तो कुछ आपको फल मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप डायमंड को निकालना और डायमंड आपको चमकता हुआ मिले। रॉ डायमंड देखा है कभी आप लोगों ने? रॉ डायमंड किसने देखा है? रॉ डायमंड देखा है? पहला होता है वो काला सिया, और फिर आप लोग क्या करते हैं, उसको अपने सर का ताज बना लेते हैं। देखें किस प्रोसेस से गुजर के आता है तो वो सर का ताज बनता है, या आपके जो रिंग्स हैं उसमें आता है, या एयर रिंग्स में आता है, जो भी आपके पास है सारी चीजें, या आपके पास आपके किसी भी चीज में। मैंने ऐसी वॉच भी देखी है जिसमें डायमंड्स होते हैं। इसको आने के लिए आपको बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, और ये 90 आवर्स तो सिर्फ इस वजह से हैं कि आप लोगों को डाटा साइंस समझ आ जाए। उसके बाद तो आपने, जैसे टैक्स लॉस चेंज होते हैं ना, तो आपने टैक्स लॉस को समझना पड़ता है, इस तरह समझना पड़ता है। इस तरीके से हम मार्केट में मौजूद हैं, समझ रहे हैं बात को? हाँ, आप में से काफी लोग तो कह रहे होंगे हमने तो फीस दे दी, फंस गए। हमने भी आपसे फीस निकलवा ली। वो लोग बच गए जो डेमो लेने आए। दे हैव अ टाइम टू थिंक, बट दे हैव टू थिंक स्मार्ट। अच्छा देखें मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूँ, देखिए कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। ये बहुत जरूरी है आप लोगों से बात करना, हकीकत छुपाई तो नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपने हार्ट एंड सोल से इसको एक्सेप्ट कर लिया और अगर आप अनएम्प्लॉयड रह गए, तो मैं ये ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा। ये मेरा आपसे बात, और मैं मुल्क भी छोड़ दूंगा। छुपना तो पड़ेगा ना, कनाडा वगैरह चले जाएंगे, वहां पे जाके काम करेंगे। बचने का यही तरीका है भाई, मुल्क से चले जाए। बचने का क्या तरीका है? मुल्क छोड़ के चले जाए बस। मैं यही बहाना बनाऊंगा भाई कि मैंने जो है वो
आपने हार्ड एंड सोल से एक्सेप्ट किया और और आप लोगों को जॉब नहीं है। वैसे एक्चुअली आप लोगों को ना मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च ना, मेरी बात सुनने की क्या जरूरत है यार। आजकल वो जमाना नहीं का, हमारा वक्त ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ एक टीवी हुआ करता था, लेकिन आजकल का वक्त वो नहीं है कि मेरी बात सुन ली और आपने कहा हाँ यार ये बंदा सच बोल रहा है। आप मेरी सच्चाई को जाके गूगल पे खुद सर्च करें ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, लाइफ में आपने किसी की बात नहीं सुननी, अपने फादर की भी बात नहीं सुननी। डेटा भाई, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करें। डेटा आपको कहां पे मिलेगा? गूगल पे। गूगल बता देगा कि डेटा साइंस की क्या अहमियत है। आप डेटा साइंटिस्ट बनने आए हैं और आपको यही नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड क्या है, वो कैसे पता चलेगा? डेटा से ही पता चलेगा ना, जो गूगल पे डेटा मौजूद है। गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है बहुत सारी यूनिक वैल्यूज है, फ्री, पेड, एन नन का क्या मतलब है? नन जो है वो एक्रोनॉमी है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। NAN का मतलब होता है नॉट अ। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कौन बताए? हाथ खड़ा करेंगे फिर मैं पूछूंगा। फ्री भी समझ आ गया, पेड भी समझ आ गया, नन भी समझ आ गया। नन का मतलब है नॉट अ नंबर। और आगे क्या लिखा हुआ है ये कौन बताए जी? अगर इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं आप लोगों को। अगर एम zero हिल लिखा होता तो मैं पूछता ही नहीं। मतलब जी सर, प्राइस पहले मैं इसका मतलब जी मैं बताऊं इसका सॉरी जी सर बताएं बताएं। जी जी ये प्राइस इस वक्त एट द मोमेंट जीरो है, बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, अभी जीरो से इसकी प्राइस है। नहीं सर, ऐसा ये मतलब नहीं है जी, बोले। नन एम्प्टी नन इज सर। ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ नॉन अवेलेबल, तो वो नन में आ जाता है। नन मीन्स मिसिंग, नन मीन्स नॉट अवेलेबल, मिसिंग। जीरो का मतलब क्या है? इस जीरो का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे पास 3 कॉमन डेटा, देखिए हर हर डेटा की टाइप होती है। गूगल के अंदर जो डेटा, उसकी टाइप क्या थी? गूगल के अंदर जो चीज सेव, उसकी टाइप क्या थी? अभी तो देखा था आपने, डेटा फ्रेम। और जो आपने एक कॉलम निकाला था, उसकी डाटा टाइप क्या थी? ये तो स्पेशल डाटा टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास 3 कॉमन डाटा टाइप होती हैं। अभी बताता हूँ कैसे। इसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर। ये क्या है? ये क्या है? फ्लोट। 1.0 लिखा है, फ्लोट है। और ये क्या है? इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर 1 लिखा हुआ है। अब आई एम, ये कॉमन टाइप है आपकी। ये क्या है आपकी? कॉमन टाइप। आई मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे। हमारे पास इसको भी टाइप के अंदर रैप कर लेता हूं। अगर मैं इसको टाइप के अंदर रैप करूंगा तो मुझे क्या देगा? इंटीजर। और इसको अगर मैं टाइप के अंदर, टाइप के फंक्शन के अंदर दूंगा तो ये मुझे क्या देगा? फ्लोट। और इसको मैं टाइप के अंदर करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? टेक्स्ट। क्या देगा? रिटर्न क्या करेगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट। तो एनीथिंग कम बिटवीन द कोटेशन इज बिकम अ टेक्स्ट। टेक्स्ट किसे कहते हैं? जो आप अपने खतो खिताबत कर रहे होते हैं ना, ईमेल्स वगैरह, ये वो, उसमें कोई नंबर आ गया तो आप उसको नंबर नहीं कंसीडर कर रहे होते, आप उसको टेक्स्ट का पार्ट ही कंसीडर कर रहे होते हैं। जी सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, कौन है क्या, कहाँ से आए आप? ऐसे लोग चाहिए हमें, ऐसे लोग। कह रहे हैं कि जिस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके वो टेक्स्ट है। सिंपल एग्जांपल दे दी। वेरी गुड। मोबाइल नंबर में प्लस लिखा आता है तो नाउ इट्स बिकम अ टेक्स्ट। प्लस आ गया ना, तो नाउ इट्स बिकम अ टेक्स्ट। तो ये तमाम चीजें अब देखें, मैं आपको प्रिंट करवा के बताऊंगा क्या आएगा। क्या क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर के नीचे आएगा फ्लोट, और फ्लोट के नीचे क्या आएगा? टेक्स्ट। ऐसे ही आएगा। लेकिन लेकिन लिखा हुआ क्या आ रहा है आपको? STR लिखा आ रहा है। अब हुआ क्या? इसका तो आंसर आना चाहिए था इंटीजर, इसका आंसर आना चाहिए था फ्लोट, और इसका आंसर आना चाहिए था टेक्स्ट। एक्चुअली ये सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेक्स्ट को बोलता है स्ट्रिंग। क्या बोलता है? टेक्स्ट को क्या बोलता है ये? लेकिन ये इसको STR बोलता है, STR रेफर फॉर द स्ट्रिंग। ये बाकी दो कहां चले गए? ये बाकी दो कहां चले गए? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप जुपिटर पे काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप किस पे काम कर रहे हैं? जुपिटर पे। तो जुपिटर का जो डिस्प्ले है वो हमेशा सिर्फ आखिरी लाइन को डिस्प्ले करता है। वो किसको डिस्प्ले करता है?
इसका ये मतलब नहीं कि जो ऊपर 2 थे वो ओवरराइट हो गए, नो, वो रन हुए लेकिन उनका डिस्प्ले नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि जुपिटर बाय डिफॉल्ट आखिरी लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे ऊपर भी कुछ लाइनों को शो करवाना है, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसका नाम है प्रिंट। वाह क्या इंग्लिश है, कौन कहता है कि हम लैंग्वेज पढ़। अगर आप इसके साथ प्रिंट लग दे तो इनका भी रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ये देखें, लेकिन थोड़ा सा अलग आ रहा है और नीचे का रिजल्ट अलग आ रहा है। प्रिंट जो है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। अब फंक्शन मैंने बोला फंक्शन क्या होता है, टाइप भी फंक्शन है। अच्छा देखें क्या खूबसूरती है, प्रिंट एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन आ रहा है, देख रहे हैं आप, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है। पहले तो बताए फंक्शन क्या होता है। सर जो कोई भी चीज परफॉर्म कर सके, कोई भी चीज परफॉर्म कर सके, हमें ऑनलाइन से जवाब क्या होता है फंक्शन। बड़े आप लोगों ने मैथ्स में फंक्शन बनाया है, एफ ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 3x+2, पूरी एक इक्वेशन ही बना दी आपने, लीनियर इक्वेशन बनाई है कि नहीं बनाई इस तरह की इक्वेशन। आप लिखते होंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, व्हाट इज दिस, या बता रहे हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x+1, कुछ इस तरह बोल रहे होते ना आप लोग। अच्छा मैं आप लोगों को और बता दूं थोड़ा सा डीमोटिवेट करने के लिए, इसमें 7th क्लास की मैथ भी इन्वॉल्व है। 7th क्लास, आप तो मैंने पहले कहा था इंग्लिश इन्वॉल्व है, 7th क्लास की मैथ भी इन्वॉल्व है। अब आप में से कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि डाटा साइंस इजी इफ यू अंडरस्टैंड। मैं चाहता तो मैं बोल देता कि इसमें PhD लेवल की मैथ इन्वॉल्व है। मैं 7th क्लास की मैथ इस वजह से बोला है कि दिस इज इजी इफ यू टेक इट बाय हार्ट एंड सोल। और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आप गूगल जाके कर लें कि गूगल क्या कहता है आप लोगों के बारे में। तो फंक्शन जी, ये पाइथन जो देखें, हाँ हम लोग डाटा साइंस पढ़ रहे हैं और हम ICA में बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो ICA में इज अ जुपिटर और जो डाटा साइंस है इज अ पाइथन एक्चुअली। समझ आई ये कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं आपको बताया था व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज समथिंग दैट टेक्स इनपुट। फंक्शन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो इनपुट लेता है, उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एंड रिटर्न यू आउटपुट। फंक्शन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो इनपुट लेता है, उसको हर चीज की, हर फंक्शन की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे माइक है, इसका फंक्शन क्या है, आवाज को इनपुट ले, और अगर इसके साथ हम स्पीकर को अटैच कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ये इनपुट लेके आउटपुट स्पीकर के थ्रू दे रहा है और मेरी वॉइस को लाउड कर रहा है, इसका फंक्शन अलग है। इस बॉटल का फंक्शन अलग है, टू कंटेन अ वाटर, इसका फंक्शन अलग। मेरे लैपटॉप का फंक्शन अलग है, इस वॉच का फंक्शन अलग है, एंड सो ऑन। आपने जो ग्लासेस पहने हैं इसका फंक्शन अलग है ताकि आपको अच्छा नजर आए, बेहतर नजर आए, हर चीज का फंक्शन अलग है। तो फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट एंड रिटर्न यू एन आउटपुट। अब हमारे पास तीन चीजें अलग अलग नजर आ रही है, वो ये कि आपको आखिरी लाइन का जो डिस्प्ले नजर आ रहा है वो कुछ ऐसे नजर आ रहा है, जबकि आपने ऊपर लाइन का ऑटोमेटिकली तो डिस्प्ले आता नहीं, उसको आपने प्रिंट के अंदर रखना पड़ेगा, तो उसका जो डिस्प्ले है वो कुछ और आ रहा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूं माई कंट्री और आप इंग्लिश में लिखें माई कंट्री और आवाज थोड़े वर्ड आगे पीछे रह जाए, तो मेरी जो मोहब्बत है कंट्री के साथ और आपकी मोहब्बत है कंट्री के साथ, दोनों सेम है लेकिन बयान करने का तरीका अलग अलग। तो प्रिंट क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन अलग करता है, वो थोड़ा खूबसूरती से बताता है कि ये एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। और हम लोग किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर टाइगर होगा तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कैट की क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बता भी रहा है कि ये जो वन है ये एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, दैट्स ऑल। बात ये भी ये कर, अब देखिए मैं अगर इसके साथ प्रिंट लगा दूं ना तो ये भी सुधर जाएगा। ये भी क्या कहेगा, क्लास आखिरी वाले लाइन में क्या आएगा। अच्छा ये नहीं है कि आपने ऊपर तो प्रिंट लगा दिया, नीचे आप प्रिंट नहीं लगा सकते, नीचे भी लगा सकते हैं। अब इसको ये कैसे देगा, क्लास स्ट्रिंग, क्या बोलेगा, क्लास str। ये भी अब तमीज से ही ना,
ये देखें, तो सिर्फ डिस्प्ले का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज दिस? गुड, अब समझ आई बात? ये जीरो क्या है? नंबर तो नहीं है ना? अगर कोई आप में से नंबर कह रहा है तो इस चीज से भूल जाए, ये एक स्ट्रिंग है। मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है, कि ये टाइप में, एक तो ये जो एन है नन, ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कहीं नन का मतलब होता है नॉर्मली, वैसे तो हम नॉट अ नंबर पढ़ते हैं, लेकिन नन का मतलब मोस्टली ये होता है कि वहां पे डाटा मिस है, और एक जगह चलो डाटा मिस है वो तो समझ आता है, ये जो स्ट्रिंग में जीरो आ रहा है इससे आप क्या समझ सकते हैं क्या होगा? इससे क्या हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इनकरेक्ट है। चलो डाटा मिस है वो तो समझ आता है, ये इनकरेक्ट डाटा है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट हमारे 6 महीने के, कुछ हमारे प्रोजेक्ट साल के, कुछ 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स में 60% टाइम डाटा रैंगलिंग में गुजरता है। और डाटा रैंगलिंग का मतलब ये होता है कि डाटा क्लीनिंग। अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 का 60% कितना होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना आएगा? 12 कह रहा हूँ, कितना आएगा? 48, 96 और समथिंग कुछ आ जाएगा। 12 से तो ऊपर ही जाएंगे। नहीं 24 का 60% 14 पॉइंट समथिंग होगा। अभी कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6, यानी कि 14 मंथ या 14 महीने से, अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो सिर्फ डाटा को अंडरस्टैंडिंग, डाटा की क्लीनिंग में हमारा इतना टाइम गुजरता है। अब आ जाए वो एक्सेल वाले कहाँ बैठे, सामने आए मेरे। जब आप बिग डाटा पे काम करें, पहले बात तो ये है कि एक्सेल के अंदर तो बिग डाटा आ ही नहीं सकता। एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी होती है मैं भूल भी गया, 1.5 लाख कितनी है? 10 लाख होती हैं बस। पहली बात ये है कि डाटा में एक तो रॉज ही 10 लाख हैं, लिमिटेड है, आप 10 लाख से ज्यादा तो काम ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक्सेल में जो है आप स्ट्रक्चर डाटा पे काम कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी मल्टी नेशनल फर्म हो और आपका डाटा जो है वो मल्टीपल, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक के लिए काम करें तो फेसबुक के ऑफिस सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में होगा, रीजनल ऑफिस भी तो होंगे, इंडिया में भी ऑफिस है आपके पड़ोस में, सिंगापुर में भी फेसबुक का ऑफिस है, उनका डाटा मुख्तलिफ जगहों से आएगा, तो उनको आपने कंबाइन भी करना पड़ेगा, एक जगह पे लाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? एक और पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपके डाटा में वॉइसेस का इस्तेमाल हुआ है, इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है और इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप कैसे काम करेंगे? पांचवी बात ये, अगर आपका डाटा जो है वो लाइफ टाइम लाइफ चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पे स्टॉक का डाटा है, स्टॉक के डाटा पे आप हिस्टोरिकल डाटा पे काम कर सकते हैं अगर आपको मॉडल बनाना हो। लाइव डाटा पे ही काम करेंगे ना, लाइव डाटा वो डाटा तो वो भी नहीं कर सकते, तो आपको डाटा साइंस तो मजबूरन करना ही पड़ेगा ना। हम लोग लाइफ एनालिटिक्स करते हैं फॉर फाइनेंस, अगर कोई फाइनेंस का बंदा है तो लाइफ एनालिटिक्स, रियल टाइम एनालिटिक्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? रियल टाइम एनालिटिक्स। डाटा आ रहा है हमारे सिस्टम में और खुद ब खुद हमारा सिस्टम डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये काम भी आप डाटा साइंस के थ्रू कर सकते हैं, वैसे हो नहीं सकते। एनीवे, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ डाटा साइंस के थ्रू कर सकते हैं, और कुछ ऐसे काम भी है कि जो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। एनीवे, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जीरो स्ट्रिंग हमारे पास किस पोजीशन पे आ रही है। अब मैं क्या करूं? 10,000 कितना था? 841 की रॉज है, मैं ये कहां पे जाके चेक करूं कि ये गलती हुई भी कहां पे? तो हमारे पास एक तरीका है इसको चेक करने का। वो कैसे? पहले तो बताएं गलती किस कॉलम में हुई है, जो जिसको आप गलती समझ रहे हैं, किस कॉलम में हुई है? टाइप। पहले तो आप उस कॉलम को तो एक्सेस करें। अब मुझे बताना कि मैं एक्सेस सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सही है एक्सेस, ये रिजल्ट आ जाएगा, चेक भी कर सकता हूं, हाँ सही आ रहा है। इसमें जो गलती है वो कौन सी गलती है जिसको मैं जीरो कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि टाइप के अंदर अगर कहीं पे जीरो आ जाए, ये डबल इक्वल्स टू क्यों लिखा मैंने और सिंगल इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा मैंने? हाँ, ये जिन्होंने बात करी है बहुत अच्छी बात करी है, या तो उन्होंने पहले पढ़ा है या नहीं। ये सिंगल इक्वल्स टू है, ये ऑलरेडी यूज हो रहा है
वेरिएबल बनाने के लिए, जिसको हम इस इक्वल टू के निशान को हम कहते हैं टेक्निकली असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं लिख देता हूं। अच्छा, अगर आपने कोडिंग के अलावा कुछ अपनी स्टोरी टेलिंग वगैरह करनी है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप हैश का साइन डालें। इसको ये रीड नहीं करेगा, इसको ये पाइथन रीड नहीं करेगा, पाइथन इग्नोर कर देगा। इसको हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं? कमेंट्स। कमेंट्स कहां से आया? कमेंट्री से आया, जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, या जो आप मैचेस में कमेंट्री सुन रहे होते हैं, तो उस कमेंट्री से कमेंट्स आए। आप यहाँ पे कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हैश का साइन लगा। इसको ये रीड नहीं करेगा पाइथन। पाइथन इसको रीड, यानी कि हैश के बाद जितनी भी चीज होगी वो रीड नहीं करेगा। तो कोशिश करें आप कोड के बाद हैश लिखें। अगर आप कोड से पहले हैश लिख दें तो उसको भी वो क्या समझेगा? ये भी कमेंट्स हैं, उसको भी रीड नहीं करेगा। तो कोड के बाद लिखा जाता है ताकि कोड तो वो रन करे। तो इसको हम क्या कहते हैं? हैश लगा के कोई चीज लिखने को हम क्या कहते हैं? कमेंट्स। मैं नीचे लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। दिस इज द कमेंट्स। हैश लगा के अगर कोई चीज लिखी जाए तो वो कमेंट्स होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है, उसको रीड थोड़ी कर रहा है। अब देखें, जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोबारा से करते हैं। वो ये कि मेरे पास ये जो टाइप है, इसमें मेरे पास जो एक प्रॉब्लमेटिक है वो क्या है? मैं इसको कोटेशन में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही कोटेशन वाली है। ये एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक गूगल डाटा फ्रेम के अंदर एक टाइप का कॉलम है। उस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जाके चेक करें, इधर जो डबल इक्वल्स टू है, इट्स अ साइन ऑफ द इक्वालिटी, बराबरी, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या है? हमारे पास कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। यहाँ पे तो इक्वल्स टू डबल से आता है। नॉट इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। वक्त के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन कौन सा? इक्वालिटी का। कौन सा ऑपरेटर है? इक्वालिटी का। जो इक्वालिटी, अभी मैंने इसको ये बात बताई कि भाई गूगल के अंदर टाइप का कॉलम है, उसके अंदर आपने चेक करना है बराबरी, इक्वल का साइन, कि कहां पे ये जीरो आ रहा है। क्या बता रहा हूं? स्ट्रिंग में जीरो आ रहा है। बताइए आपको आंसर किस में देगा? ये देखें आपको, ये आपको आंसर देगा ट्रू एंड फॉल्स में। ये ट्रू एंड फॉल्स क्या? अभी ट्रू नजर नहीं आ रहा। ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब है? जहां पे ये कोटेशन वाला जीरो नहीं आ रहा होगा वहां पे फॉल्स दे रहा होगा। टाइप में कहीं लिखा रहा होगा ना फ्री, फ्री क्या जीरो के बराबर है, तो वहां पे ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन जहां पे जीरो के बराबर आ रहा होगा वहां पे वो क्या दे रहा होगा? उसको ट्रू दे रहा होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रू एंड फॉल्स भी एक डाटा टाइप है। ट्रू एंड फॉल्स जो डाटा टाइप है, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एक बूलियन है। बूलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। कभी भी आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि ये कौन सी डाटा टाइप है? और जब दो डायमेंशन में पैंडास डाटा को रीड कर रहा था, वो कौन सी डाटा टाइप थी? डाटा फ्रेम। पुराने हो आप। और अगर वन डायमेंशन में आए तो वो कौन सा होगा? सीरीज। तो ट्रू एंड फॉल्स आए तो वो कौन सी डाटा टाइप है? तो याद रखिएगा, कुछ भी आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। और ये बात आपको पता होनी चाहिए एज अ डाटा साइंटिस्ट। आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी डाटा टाइप है। याद रखिएगा, हर डाटा पे उसके अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। जैसा पीछे किसी ने बोला था कि स्ट्रिंग वाला डाटा पे मैच के ऑपरेशन अप्लाई, तो हर डाटा पे उसके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। अब अगर आप जानवरों से ये उम्मीद करेंगे वो बोलना शुरू हो जाए तो पॉसिबल है? ये तो फंक्शन ही इंसान का है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को ये पावर दी है कि वो बोल सकता है। जानवर तो बस मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं, वो उनकी अपनी जबान हो सकती है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? दे कैन नॉट स्पीक। तो हर किसी का एक अपना अपना फंक्शन होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। जिस तरह जानवर नहीं बोल सकते, इसी तरह हम जानवरों की तरह उड़ भी नहीं सकते, परिंदों की तरह। हर किसी का एक अपना फंक्शन है। आप जो आपकी कैट है वो दीवारों पे इजीली वॉक कर सकती है। कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट बट हार्डली ना। लेकिन बड़ी जगह पे चले जाएं तो पता चल जाएगा हमारे को। तो हाइट फोबिया हो जाता है कभी कभी। हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स भी दो
वैल्यूज हैं जिनको हम कहते हैं बूलियन। मैं बस इसको अब खत्म करने वाला हूं। ये हमारे पास बूलियन वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं? यहां पे ट्रू कहां पे आ रहा होगा, सोच के बताएं। ये नहीं पूछ रहा कि किस जगह पे आ रहा होगा, ट्रू आ कहां रहा होगा। जहां पे स्ट्रिंग 0 के बराबर होगी वहां पे आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे टाइप की जगह पे 0 आ जाए वहां पे ये क्या दे रहा होगा, ट्रू। बैक एंड पे ट्रू एंड फॉल्स को, क्योंकि बैक एंड पे तो लो लेवल लैंग्वेज चल रही होती है ना, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी समझता है। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? बाइनरी 0 और 1 समझ आता है। कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता। आप कह रहे होंगे सर हम इतना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे समझ आ रहा है? भाई ये पाइथन तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके बैक एंड पे लो लेवल लैंग्वेज यूज हो रही है, जिसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर के लिए बनाई गई। जी आ रहे हैं ना, उसी पे ही आ रहे हैं, वो तो हमें जाना है। तो हमारे पास जहां पे 0 स्ट्रिंग में 0 आ रहा होगा उधर ट्रू आ रहा होगा। बैक एंड पे फॉल्स का क्या मतलब होता है? 0। और ट्रू का क्या मतलब होता है? तो अगर मेरे दोस्तों मैं इसको सम कर लूं तो ये कौन सी वैल्यू को सम करेगा? ट्रू वैल्यू को ही सम करवाए। और अगर चले 0 को भी सम करें तो 0 में कोई चीज, किसी में 0 ऐड हो तो कोई फर्क पड़ेगा? तो वो आपको क्या आंसर लाके देगा? जितने भी ट्रू आ रहे होंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी मर्तबा ये 0 कोटेशन आई है, उसका क्या तरीका है। आप इस अब मैं आपको 1 बाय 1 चीजें सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी हम लोग चीजें सीखेंगे। बस इस टॉपिक के बाद बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे करें। इसको आप ब्रैकेट में रखें और जहां पे ट्रू फॉल्स में डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती है उसमें ऐसी सीरीज में, ये सीरीज ही है ना, ये सीरीज है कि नहीं है? ट्रू फॉल्स जो आ रहा है ये 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन को सीरीज बोलते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है सम का। अब आप कहेंगे सर ये ट्रू फॉल्स सम कैसे हो सकते हैं? लेकिन बैक एंड पे ट्रू क्या है? 1 और फॉल्स क्या है? 0। तो क्या 0 और 1 सम नहीं हो सकते? तो ये आपको बता देगा कि कितनी मर्तबा ये 0 स्ट्रिंग आई है। ये हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें पीछे से सवाल भी आया कि हम कैसे वो उस जगह पे पहुंच पाए जहां पे ये आया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं पूरे डाटा में टाइप के कॉलम के अंदर 0 स्ट्रिंग कितनी मर्तबा आई? 1 मर्तबा। कितनी मर्तबा आई है? कोई एक ऐसा डाटा है जो गलती हुई है और वहां पे 0 आया। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ पे गलती हुई है। उसको या तो हम सही करेंगे या हम उसको रिमूव कर देंगे। आज हम लोगों ने क्या सीखा है? जस्ट हैव अ क्विक रिकैप और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू आर बिकमिंग अ डाटा साइंटिस्ट। अगर आप डाटा साइंटिस्ट बन भी गए और आप ऑर्गेनाइज नहीं हुए और आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपको मल्टीनेशनल फर्म में तो काम करने का काम नहीं लेगा। और मल्टीनेशनल फर्म की बात करूं तो इसका मतलब है आप इंटरनेशनल मार्केट में भी काम नहीं कर सकते। पहली बात तो हम ऑर्गेनाइज होने के लिए हमने क्या किया था? हमने एक फोल्डर बनाया था। क्या किया था हम लोगों ने? सलमान एक मिनट रुक जाए, पहले मैं बात करूं, फिर सलमान को, मुजम्मिल को और हम्माद को कोई जाने ना दे आज, और दानियाल को। और मुझे कोई पुराना बंदा नजर नहीं आ रहा। इनके नाम दिए, ये बच्चे हैं लेकिन ये बच्चे नहीं है, अंदर से बहुत तेज हैं। इनको कोई ना जाने दे जब तक आप लोग इनसे सारी बातें ना समझें। और अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करी तो फिर वो शो कर देगा कि मुजम्मिल कौन है, सलमान कौन है, दानिया कौन है, हम्माद कौन है। एनीवे मैं तो चले जाऊंगा, मुझे एनईटी जाना है। पहली बात ये कि आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा डाटा साइंस की स्किल्स सीखते वक्त भी और मार्केट में काम करते वक्त भी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं आपका चेहरा खूबसूरत हो, आपके चेहरे को कोई नहीं देगा। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि बात करने की तमीज़ किस तरह है, आपका प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका गेटअप कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। इसकी एक एग्जांपल दूं, मेरे मामू जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में हैं एंड ही इज़ इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो उनका बॉस था आज उनका सबऑर्डिनेट है। उसकी वजह ये थी कि दोनों की स्किल्स तो सेम थी लेकिन वो अच्छे हुलिये में नहीं आता था। मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पे अच्छे हुलिये में आए, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको मार्केट में कैसे आए। मतलब वो प्रेजेंटेबल नहीं था। और मेरे मामू हमेशा अच्छी गेटअप में जाते थे, अच्छी शर्ट होनी चाहिए, अच्छे सिर्फ। अच्छा अब क्योंकि उनको क्लाइंट से मिलना होता, जब क्लाइंट मीटिंग होती थी तो जो कंपनी के बॉस थे वो मेरे मामू के इमीडिएट बॉस को नहीं भेजते थे, सिर्फ उनके गेटअप की वजह से उनको भेजना शुरू कर दिया। आज वो जो उनका बॉस था वो उनका सबऑर्डिनेट। तो मैटर तो करता है ना आपका गेटअप।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में बात करें चाहे आप उर्दू में बात करें। मैं इंग्लिश को प्रेफर नहीं करता, मैं इंग्लिश बोल सकता, मैं इंग्लिश को प्रेफर नहीं करता। मैं ये समझता सबसे अच्छी लर्निंग आपकी अपनी जबान में होती है, ये याद रखें। वरना अगर कोई अंग्रेज बैठा होगा तो हम भी इंग्लिश में बात कर देंगे। मैं इंग्लिश में गलती करता हूँ, मैं कभी भी केयर नहीं करता कि मैं इंग्लिश में गलती कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी लैंग्वेज ही नहीं है। चाइनीज इंग्लिश में गलती करें, चाइनीज फील करते हैं, चाइनीज इंग्लिश में गलती करें फील करते हैं, वो कहते हैं व्हाट द हेल, मैं तो करूंगा। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल इस तरह स्ट्रांग होगी जब आप ये हेजिटेशन भूल जाएं। आपका गेटअप, आपकी प्रेजेंटेशन, शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा, शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत दी है, मान लें आपका गेटअप। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइज काम करें तो फोल्डर बना के काम करें, जैसे हमने फोल्डर बना के काम। अब हमने क्या किया, हमने फोल्डर में फाइल रखी google.csv की। उस फोल्डर में हम लोगों ने मेन जगह पे, उस फोल्डर के मेन जगह पे, मैं रिकैप कर रहा हूँ, क्लास को एंड करेंगे बस। उस फोल्डर के जगह पे यहाँ पे जाके मैंने लिखा CMD। जब मैं CMD लिखूंगा तो मेरे पास ये ब्लैक स्क्रीन आएगी, मैंने लिखा यहाँ पे जुपिटर। अच्छा, ये हमारी हर मर्तबा की प्रैक्टिस होगी, नोटबुक, और मैंने इसको करके एंटर कर दिया। तो कुछ देर बाद मेरे ब्राउजर पे जिस तरह के ये बाय डिफॉल्ट क्रोम पे सेट हुआ है, तो मेरे पास ये होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज पे अगर आपने नई फाइल पे काम करना है तो ठीक है, अगर आपके पास पुरानी फाइल, अच्छा मैं आप लोगों को ये फाइल दूंगा, ये वाली फाइल सेंड करूंगा, ये वाली फाइल आप कैसे एक्सेस करेंगे? फोल्डर के अंदर रखेंगे, उस फोल्डर पे जाके CMD लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, तो ये फाइल आएगी। ये फाइल मैं आपको सेंड करूंगा, जो भी रिजल्ट, तो आप इसी तरह एक्सेस करेंगे जैसे मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ। ये देख, मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये फाइल मेरे पास खुल जाएगी। आप लोगों ने घर में बैठ के यहाँ से यहाँ पे एक्सेस करना मत शुरू कर दीजिएगा। वैसे तो हम लोग आपको बता देंगे अगर आप लोगों ने कोई गलती करी तो। अगर आप लोगों ने यहाँ से डबल क्लिक करना शुरू किया तो ये खुलेगी नहीं। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, CMD लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक का होम पेज आ जाएगा, वहां पे ये फाइल नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे और देखिए अभी मुझसे क्या पूछ रहा है, कहाँ पे खोलूं, उसको पता ही नहीं कहाँ पे खोलूं। अगर आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल्ड ना हो तो कोई आप MS एक्सेल फाइल खोल सकते हैं? नहीं। जब आपके पास फाइल आ जाएगी तो आप डाटा को इंपोर्ट कैसे करवाते हैं, इंपोर्ट pandas as PD। ये PD का एक तरीका है जिसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है, read_csv। इसमें जो भी आपकी CSV फाइल है उसको आप कोटेशन में देंगे विद द एक्सटेंशन, तो आपके पास डाटा आ जाएगा। इस डाटा को जो हम लोगों ने सेव करवाया उसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा यूनिक होता है, कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा आपको। वेरिएबल के लिए आपको लीगैलिटी ये देखनी है कि वो अल्फाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं और नंबर हो सकते हैं, बट नंबर कैन नॉट कम इन द स्टार्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि डाटा फ्रेम के अंदर एक मेथड होता है डॉट हेड का, जो बाय डिफॉल्ट आपका 5 रॉस दिखाता है। इसी तरीके से डॉट टेल का भी मेथड होता है जो आपको 5 रॉस का दिखाता है। अगर आपको किसी कॉलम को, जिसको हम स्टैटिस्टिकली वेरिएबल कहते हैं, एक्सेस करना हो तो आप उस डाटा फ्रेम का नाम लिखें, जो भी डाटा फ्रेम का आपने नाम दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट करके आप उस कॉलम का नाम गेट कर सकते। फिर हम लोगों ने अपने टारगेट बनाए, हम लोगों ने ये देखा कि हम किस तरीके से सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में, इंडस्ट्री में तो सिनेरियो ही होता है ना कि यार ये काम करना है, हमने आपको आपके बॉसेस बताते हैं ये करके देना है, तो दिस इज अ सिनेरियो। तो हमारे भी पूरा का पूरा सिनेरियो बेस्ड होगा काम। हम लोग वी आर कंसिडरिंग अवरसेल्फ एज अ डाटा साइंटिस्ट ऑफ द गूगल कंपनी। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे पास आता है और वो बोलता है कि वी डोंट हैव अ बजट फॉर एडवर्टीजमेंट टू इम्प्रूव अवर सेल, हाउ कैन वी डू दैट। तो जाहिर बात है डोमेन के लोग और डाटा साइंटिस्ट बैठ के ये आइडेंटिफाई किया, व्हाई शुड नॉट वी फाइंड आउट द अंडर वैल्यूड एप्स। अंडर वैल्यूड एप्स का मतलब वो होता है कि जिनकी प्राइस इजीली इंक्रीज की जा सकती है और डिमांड में असर ना है। उसके लिए हमने टारगेटेड कॉलम देखा, जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, वो प्राइस का कॉलम था। प्राइस का कॉलम कंटिन्यूस कॉलम था, तो हम उसमें से डाटा को समझना मुश्किल था, तो हमने कहा कि प्राइस से रिलेटेड कौन सा कॉलम है जो प्राइस को आइडेंटिफाई कर सके कि फ्री है, क्या हम फ्री डाटा पे काम करेंगे, हमें तो अंडर वैल्यूड ऐप पे काम करना है, और अंडर वैल्यूड ऐप की कुछ ना कुछ तो प्राइस होगी ना पहले से। तो उसके लिए हम लोगों ने एक और कॉलम देखा जिसका नाम है टाइप। टाइप के अंदर हमारे पास, हम जब टाइप के अंदर देखा तो हमें पूरा डाटा नजर नहीं आ रहा था, वो भी हम देख सकते हैं लेकिन इतने बड़े डाटा पे जाने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास सीरीज के अंदर एक मेथड होता है डॉट यूनिक का। डॉट यूनिक आपको ये बता देगा इस वेरिएबल के अंदर कितनी यूनिक वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 10,841 का डाटा था, उसमें सिर्फ 4 ही वैल्यूज आ रही थी। फ्री और पेड तो हमें समझ आ रहा था, एक वैल्यू आ रही थी नन। ये स्क्रीन शेयर कर लें, फोल्डर दिख रहा है ऑनलाइन ना, इसको प्लीज चेंज करना है। मैं आपको मैं फोल्डर पे ही बात कर रहा हूँ, इधर फोल्डर पे ही आप, ये फोल्डर पे ही चल रहा है, स्क्रीन शेयर्ड है।
हमारे पास भी यही वो स्क्रीन एक्चुअली वो नहीं दिख रहा, जेपीके दिख नहीं मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें नहीं, आप मेरी बात को समझें, रहा। राइट, क्योंकि माइंड भी जो है ना वो मल्टीटास्किंग होता है, वो कभी इधर नजर जा रही होगी और कभी मेरी आवाज पे। मैं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ अभी मुझे सुने ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन एक तरफ। तो हम लोगों ने देखा कि सीरीज के अंदर एक मेथड होता है डॉट यूनिक का, जो आपको बता देता है कि कितनी यूनिक वैल्यू है। उसमें से फ्री और पेड तो हमें समझ आ रहा था, दो वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। एक था नन, नन का मतलब अगर उसको वर्ड बाय वर्ड देखा जाए तो उसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, लेकिन नन को हम नॉट अ नंबर नहीं समझते, इसका मतलब है यहाँ पे कोई मिसिंग डेटा है। क्या मतलब है? वैसे अगर कोई पूछे नन की क्या, नन से क्या, नन स्टैंड फॉर व्हाट, हम बोल देते हैं नॉट अ नंबर, बट ये टेक्निकली नॉट अ नंबर नहीं होता, इसका मिसिंग वैल्यू, उस जगह पे डाटा ही नहीं होगा। फिर हम लोगों ने एक और कंफ्यूजन देखी, वहां पे हमारे पास जीरो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था। तो हमने कहा यार मिसिंग डाटा तो चलो वहां पे कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, इक्वालिटी का साइन, और हम लोगों ने गूगल के अंदर टाइप के कॉलम में गए, डबल इक्वल टू यूज किया जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, और जीरो लिख दिया। तो हमारे पास आंसर बूलियन में आना शुरू हो गया। अब मैं बूलियन बोलूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। बूलियन का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स बैक एंड पे चल रही होती है 0 1 पे, तो मैं 0 1 को तो ऐड कर सकता हूँ ना। तो मैंने उसको सम करके देखा तो मुझे पता चला टोटल एक ही मिस्टेक है जहां पे जीरो स्ट्रिंग आ गया। नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी वेडनेसडे को होगी, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे ये मिस्टेक है, उसको करेंगे, और हमारा पूरा सिनेरियो ये बिल्ड होगा कि हम कंपनी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हम रेकमेंडेशन भी देंगे और हमारी वजह से कंपनी करे। ऐसे ही थोड़ी डाटा साइंटिस्ट को ब्रेन ऑफ द कंपनी कहा जाता है। शायद आप लोगों से मैंने पहले बात नहीं करी, डाटा साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। और ब्रेन क्या होता है? पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है। अगर आपका ब्रेन का माइक्रो सेकंड भी कनेक्शन गया तो आप वहीं पे गिर जाएंगे। ये मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर्स के साथ भी रहता हूँ, और इस अमल को कहा जाता है ब्लैकआउट। क्या कहा जाता है मेडिकल की जबान में? ऐसे अमल को जब आपका माइंड से कनेक्शन खत्म होता है तो मेडिकल उसमें क्या कहा जाता है? ब्लैकआउट। और ये ब्लैकआउट आपका जो स्मार्ट गैजेट का इस्तेमाल है ना, इससे बहुत हो रहा है। और ये खासतौर पे आजकल मैं नहीं बोल रहा, मेरे साथ के डॉक्टर बोलते हैं। वो होता है ना, क्या कहते हैं, अगर आप परफ्यूम की शॉप पे जाएं तो क्या होता है? खुशबू तो आपके साथ लग के आई जाती है, तो मेरे साथ भी ये खुशबू लग गई है। तो वो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये ब्लैकआउट आजकल बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर पे सोते वक्त हो रहे हैं, और ये स्मार्ट डिवाइस के इंटरेक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि स्मार्ट डिवाइस को थोड़ा सा दूर रखें। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो कुछ उसकी क्या क्या कहते हैं, स्टिक आती है, कुछ ऐसा कर ले कि वो आपकी बॉडी से कनेक्ट ना हो, क्योंकि ब्लैकआउट के केसेस खुदा ना खास्ता ये हमारे जागते हुए हालत में, कार ड्राइव करते वक्त, बस में जाते वक्त, चलते वक्त हुआ तो यूं नीचे जाएंगे। ये तो सोते वक्त हो रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा कि ब्लैकआउट हो रहा है। ये हो रहा है स्मार्ट डिवाइस कनेक्शन से। तो ये तो मैं आपको वैसे ही मैसेज दे रहा हूँ कि इससे जितना दूर रह सकते रहे, और इसका इतना इस्तेमाल ना करें, वरना अगर ये खुदा ना खास्ता जागते हुए हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया। टुडे सेशन इज एंड हियर। इंशाल्लाह वी आर मीटिंग ऑन वेडनेसडे। इसकी ये जो वर्किंग फाइल थी, रिक्वेस्ट थी सर। जी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास ऑनलाइन, मैं आ रहा हूँ। इसकी वर्किंग फाइल भी आपको मिल जाएगी जहां तक हम लोगों ने काम किया है। इसका डाटा सेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी आपको मिल जाएगी। तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का, जहाँ पे हम सब मौजूद होते हैं। मेरा जवाब आए ना आए, किसी ना किसी का जवाब आ जाएगा, और जो ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करेगा वो ज्यादा ही मार्केट में हमारे पास नजरों में आएगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उन लोगों को आगे फॉरवर्ड करें जो ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करें। तो ये चीजें। जी ऑनलाइन क्या बोल रहे थे? सही है, रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की थी कि सर वेंसडे को जो हमारी टाइमिंग है वो 6 to 9 है। ठीक है। तो सर उसमें नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग होती है 5-5:30 तक, तो पॉसिबल नहीं होता इतना शॉर्ट टाइम स्पेन में ना घर पहुंचना। और आगे आपको वैसे भी पता है कोविड वगैरह की वजह से मार्केट्स वगैरह भी जल्दी क्लोज हो रही होती, कभी बंदे ने कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती। अच्छा देखें, सर ये एक जनरल टॉपिक है। रिक्वेस्ट ये हाँ, की मैं ये थी बता रहा हूँ कि इसको कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप तो पे इसको डिस्कस सर 8 करेंगे। से 10 कर दे या 7 से 9 कर ले। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इसको मैं अभी आज तो नहीं, कल भी मैं फ्री नहीं हूँ। इंशाल्लाह हम लोग इसको वेडनेसडे से पहले कंक्लूड कर लेंगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आज सिर्फ टेक्निकल बात पूछी जाए, क्योंकि हमारे पास और भी लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो अभी बात करने का इतना फायदा नहीं। अच्छा एवरीवन, हमारी नेक्स्ट मुलाकात जो है, नेक्स्ट मीटिंग वुड बी ऑन वेडनेसडे। टाइम विल बी कम्युनिकेट ऑन द ग्रुप, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जहाँ पे आप लोग मौजूद होंगे। और अगर आपको रजिस्टर्ड मेंबर से खासतौर पे अगर आपको कहीं भी
कुछ भी कंफ्यूजन आए तो वी हैव अ ह्यूज टीम, आप अपनी एक एक बात को पूछें, कोई जवाब नहीं देगा तो एट द एंड मेरा जवाब जरूर आएगा। मेरा जवाब थोड़ा लेट आता है क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, जैसा कि अभी मेरे पास पता नहीं कितने मैसेज है, मैं जवाब ही नहीं दे सकता। और अक्सर